हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक सिंह। इस वीडियो में हम बात करेंगे घटनासार करंट अफेयर्स मैगजीन की, जो कि एक हाफ ईयरली करंट मैगजीन थी। और ये इस सीरीज का, या कह लीजिए इस मैगजीन से रिलेटेड सातवां वीडियो है। ऑलरेडी मैंने 6 वीडियो बनाए हैं, जिसमें पहले नंबर पे हमारा पहला वीडियो था। वो रिलेटेड था स्टार्टिंग के 20 पेज जो इसमें पॉइंटर्स के रूप में दे रखे थे, उसको मैंने कवर कराया था। वो सभी फील्ड से रिलेटेड था। उसके बाद हमने वीडियो नंबर 2 उसमें बात करी थी नेशनल, वीडियो नंबर 3 में हमने बात करी थी इंटरनेशनल इश्यूज़ की, नंबर 4 में हमने बात करी थी यूपी स्पेशल, नंबर 5 में बिहार स्पेशल, नंबर 6 में हमने बात करी थी आर्थिकी की। और आज ये सातवां वीडियो है, जिसमें हम जितने भी विविध टॉपिक्स हैं, लाइक चर्चित व्यक्ति हो गए, चर्चित स्थल हो गए, जो निधन हो जाते हैं इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ के, उनके बारे में बात करेंगे। ऑपरेशन है, अभियान है, सम्मेलन है, मेला महोत्सव, बैठकें, समिति, आयोग, विज्ञान प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, रक्षा प्रतिरक्षा और लेटेस्ट बुक्स जितनी भी थी, इन सबको कवर करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी सेक्शन, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। खासकर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन्होंने अलग से नहीं दे रखा है, इसी सेक्शन में दे रखा है, तो हम इसको यहाँ से कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चर्चित स्थल की बात करी गई है। चर्चित स्थल, यहाँ पर एक जगह का नाम है मियाँ चन्नू, पाकिस्तान। मियाँ चन्नू पाकिस्तान स्थित वह स्थान है जहाँ पर 9 मार्च 2022 को तकनीकी गड़बड़ी से भारत से चली हुई ब्रह्मोस मिसाइल जाकर गिरी थी। यह स्थान पाकिस्तान सीमा से 120 किलोमीटर अंदर है। इस मिसाइल पर कोई आणविक वॉरहेड या पेलोड नहीं था, इसलिए जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। ठीक है, नया पॉइंट है, नया टॉपिक है। ग्वालियर, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संयुक्त रूप से मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 10 मार्च 2022 को देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है, देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया। ये कहाँ बन रहा है? ग्वालियर में बन रहा है। यह ड्रोन स्कूल मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों में खोले जाने वाली 5 ड्रोन स्कूलों में से एक हैं। अन्य 4 जगह कहाँ हैं? भोपाल, इंदौर, जबलपुर और सतना में भी खुलेंगे। यदि आप एमपी का पेपर देने जा रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ग्वालियर का यह ड्रोन स्कूल न केवल मध्य प्रदेश के युवाओं को तकनीकी से जोड़कर आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करेगा, बल्कि रोजगार के अवसर भी बढ़ाएगा। यह विद्यालय ग्वालियर के साथ साथ मध्य प्रदेश की प्रगति में मील का पत्थर साबित होगा। नेक्स्ट पॉइंट है किशनगंज। किशनगंज क्या? दिल्ली के किशनगंज में भारतीय रेलवे ने, अब हाँ ये इंपॉर्टेंट है कि दिल्ली के किशनगंज में भारतीय रेलवे ने विश्व स्तरीय कुश्ती अकादमी की स्थापना की मंजूरी दी है। यह अकादमी निर्माण पर 330.76 करोड़ रुपए की लागत आएगी। अत्याधुनिक प्रशिक्षण सुविधाओं के साथ यह भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी होगी। अगली बात करी गई है गुरुग्राम की। 4 पहिया वाहनों के लिए 100 चार्जिंग पॉइंट की क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक वाहन ईवी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन गुरुग्राम हरियाणा में दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर खोला गया है। ठीक है, गुरुग्राम में क्या खोला जा रहा है? 100 चार्जिंग पॉइंट की क्षमता वाला, 100 चार्जिंग पॉइंट की क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिकल व्हीकल ईवी चार्जिंग स्टेशन। ये किस में खोला जा रहा है? दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग में खोला जा रहा है। पहले भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ था? वो नवी मुंबई में था, जिसमें ईवी के लिए 16 एसी और 4 डीसी चार्जिंग पोर्ट्स थे। नए ईवी चार्जिंग स्टेशन को टेक पायलटिंग कंपनी इलेक्ट्रिक फ्राई प्राइवेट लिमिटेड, इलेक्ट्रीफाई प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया जाएगा। अब अगला है श्री रमना काली मंदिर। 1971 में पाकिस्तानी सेना द्वारा नष्ट किए जाने के बाद 50 साल बाद 17 दिसंबर 2021 को राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा ढाका में स्थित श्री रमना काली मंदिर का पुनर्निर्माण के बाद उद्घाटन किया गया है। 1971 में पाकिस्तान द्वारा ऑपरेशन सर्च लाइट के दौरान मंदिर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया था। रमनी काली मंदिर ढाका में स्थित एक मंदिर है जो मुगल काल में निर्मित हुआ था। यह मंदिर हिंदू देवी देवता काली को समर्पित है। इसे रमना काली
बारी के नाम से भी जाना जाता है। यह ढाका में सोहरावर्दी उद्यान के पास लगभग 2.5 एकड़ भूमि में विस्तृत है। यह माता मंदिर काली के हिमालय से बंगाल के प्रवास को प्रदर्शित करता है। यद्यपि इस मंदिर का ऐतिहासिक वर्णन बहुत पुराना था, परंतु इसका निर्माण रानी बिलास मोनी देवी के संरक्षण में हुआ था। यह ढाका के विशालतम मंदिरों में से एक है। नेक्स्ट बात करी गई है इंदौर की। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित पाताल पानी स्टेशन का नाम बदलकर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी टाट्या तात्या भील के नाम पर करने की घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने 22 नवंबर 2021 को मंडला में एक कार्यक्रम में की। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात टाट्या भील ने अंग्रेजों के विरुद्ध सशक्त संगठन किया था। उसी पहल के तहत वह डाकू भी बन गए थे। इंडियन रॉबिन हुड के रूप में विख्यात हुए टाटा भील अंग्रेजों को लूटकर गरीबों को भूख मिटाते थे। ऐसा माना जाता है कि 19वीं सदी के आदिवासी टाट्या भील को मारकर पाताल पानी के जंगलों में फेंक दिया गया था। चर्चित व्यक्ति, अब ये कुछ प्लेसेस थे, अब बात की गई है चर्चित व्यक्तित्वों की। एक सेकंड, थोड़ा एक मिनट। प्राजक्ता कोली, कंटेंट क्रिएटर और अभिनेत्री प्राजक्ता कोली हाल ही में भारत की पहली यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन बनी है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के साथ अपनी साझेदारी के तहत यह खिताब जीता। विभिन्न वैश्विक सामाजिक अभियानों के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य, बालिका शिक्षा और महिलाओं के अधिकारों के प्रति उनके योगदान के कारण उन्हें यह उपाधि प्रदान की गई है। ये प्राजक्ता कोली जानते कौन है? ये यूट्यूबर हैं हम लोगों की तरह। अब ये बताइए, यूएनडीपी के इनको ब्रांड एम्बेसडर, मतलब यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन, ये इनको अवार्ड मिला। ठीक है ना, यूट्यूब से आदमी कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है, उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है। ठीक है, प्राजक्ता को यह ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु संकट, जैव विविधता के नुकसान तथा उनके प्रभाव जैसे मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने के लिए युवाओं के साथ बातचीत करने का कार्य सौंपा जाएगा। रविश तिवारी, अब ये इंडियन एक्सप्रेस के राष्ट्रीय पॉलिटिकल एडिटर और राष्ट्रीय ब्यूरो के प्रमुख रविश तिवारी का 19 फरवरी 2022 को 40 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था। आईआईटी बॉम्बे से धातु विज्ञान और सामग्री विज्ञान में इंजीनियर स्नातक, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से तुलनात्मक सामाजिक नीति में मास्टर रहे रविश तिवारी प्रतिष्ठित रोड्स स्कॉलरशिप के प्राप्तकर्ता भी थे। अब लता मंगेशकर की डेथ हो गई तो उससे रिलेटेड उन्होंने कुछ दिया है। लता मंगेशकर 6 फरवरी 2022 को प्रसिद्ध पार्श्व गायिका लता मंगेशकर का 92 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। 2001 में भारत रत्न मिला था। ठीक है, 2001 में भारत रत्न से सम्मानित लता दीदी का मूल नाम है हेमा मंगेशकर। ठीक है, इनका असली नाम है हेमा मंगेशकर। उन्हें 1989 में प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। स्वर कोकिला के नाम से प्रसिद्ध लता का जन्म 28 सितंबर 1929 को हुआ था। उन्होंने 13 वर्ष की उम्र में मराठी फिल्म कितनी ही साल के लिए अपना पहला गाना गाया था। 1942 में मराठी फिल्म पहली मंगला गौर से में अभिनय भी इन्होंने किया है। ठीक है, इन्होंने 1946 में हिंदी फिल्म आपकी सेवा में के लिए अपना पहला हिंदी गाना रिकॉर्ड किया। उन्होंने अपने गायन कैरियर में लगभग 30,000 गाने गाए हैं। भारत रत्न और दादा साहब फाल्के के अलावा उन्हें 1999 में पद्म विभूषण, 1969 में पद्म भूषण, 2009 में नेशनल ऑनर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, ये फ्रांस सरकार के हैं, 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 4 फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका पुरस्कार समेत अनेक महत्वपूर्ण पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। अब बात की गई है शकुंतला चौधरी की। गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता और स्वतंत्रता सेनानी शकुंतला चौधरी का 102 वर्ष की उम्र में अभी हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, ये कब हुआ है? 21 फरवरी 2022 को। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। असम के कामरूप की रहने वाली शकुंतला ने ग्रामीणों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए काम किया है।
जानवी डांगेती, ये क्या है? आंध्र प्रदेश की 19 वर्षीय जानवी डांगेती हाल ही में अमेरिका के अलावा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर में नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम IASP में प्रशिक्षण पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। ठीक है, यह वह दुनिया भर के 20 छात्रों के चुने हुए समूह का हिस्सा हैं। वह भारतीय निजी एयरोस्पेस कंपनी स्टार सहित कई संगठनों के लिए कैंपस एम्बेसडर रही हैं। साथ ही वह इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्पायरिंग एस्ट्रोनॉट्स IOAA की सदस्यता भी उन्होंने करी है। अब बात करते हैं राहुल बजाज की। 16 फरवरी 2022 को उद्योगपति और बजाज ऑटो के पूर्व अध्यक्ष राहुल बजाज को 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उद्योगपति निमोनिया के साथ साथ दिल की बीमारी से भी पीड़ित थे। 1965 में उन्होंने बजाज समूह को संभाला था। राहुल बजाज ने अपने अप्रैल 2021 में बजाज ऑटो के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में पद छोड़ दिया और अपने चचेरे भाई नीरज बजाज को कंपनी की बागडोर सौंप दी। तो जिस दिन उनकी डेथ हो गई तो उस दिन काफ़ी ट्विटर में लोग इमोशनल थे। यदि आप मतलब 90s में पैदा हुए हैं तो अपने हमारा बजाज करके एक गाना सुना हुआ होगा। ठीक है, उस टाइम यही चेयरमैन थे बजाज ऑटो के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि वर्ष 2001 में राहुल बजाज को तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सम्मान क्या था? पद्म भूषण मिला। इन्हें फ्रांस सरकार के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नाइट ऑफ द नेशनल ऑनर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया था। विनोद दुआ, इनकी भी अभी डेथ हो गई। मुझे तो बहुत पसंद थे ये बंदे। मतलब अपने खाना खजाना जायका करके इनका आता था, बड़ा अच्छा था वो। वरिष्ठ टीवी पत्रकार विनोद दुआ का 67 वर्ष की आयु में 4 दिसंबर 2021 को दिल्ली में निधन हो गया। दूरदर्शन व NDTV से लंबे समय तक संबद्ध रहे श्री विनोद दुआ को पत्रकारिता के क्षेत्र के प्रतिष्ठित रामनाथ गोयनका पुरस्कार से 1996 में सम्मानित किया गया तथा बाद में 2008 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। ठीक है। मन्नू भंडारी, प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार मन्नू भंडारी का 15 नवंबर 2021 को निधन हो गया। 90 वर्षीय मन्नू भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में हुआ था। तब इनका बचपन का नाम था महेंद्र कुमारी। उन्होंने अनेक कहानियां व उपन्यासों की लेखिका मन्नू भंडारी दिल्ली स्थित मिरांडा हाउस में हिंदी विभाग में प्रोफेसर भी रही थी। डॉक्टर माधव कृष्णन नायर, प्रख्यात ऑन्कोलॉजिस्ट और क्षेत्रीय कैंसर केंद्र के संस्थापक निदेशक पद्म श्री डॉक्टर माधव कृष्णन नायर का 29 अक्टूबर 2021 को 81 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। इन्होंने भारत की राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण योजना तैयार करने वाले विशेषज्ञ समूह में सदस्य के रूप में कार्य करने के साथ ही WHO के कैंसर पर विशेषज्ञ सलाहकार पैनल में भी काम किया है। चिकित्सा क्षेत्र में इनका योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा 2001 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। नवीनतम नियुक्ति, अब जो नई अपॉइंटमेंट्स हुए उन पर रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है, तो एक बार पूछ देख लेते हैं क्या क्या है। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं घुसेंगे। फिर है देवाशीष पांडा। देवाशीष पांडा को भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI के अध्यक्ष के रूप में 4 मार्च 2022 में नियुक्ति किया गया था। ठीक है। पुराना क्या है पूरा बहुत डिटेल में नहीं घुसेंगे। हमने बताया पर्सनालिटी, क्योंकि नाम बहुत हैं, बहुत सारे नाम हैं, इतना डिटेल में रट नहीं पाएंगे, याद नहीं हो पाएगा। तो जो जिसके लिए बनाए गए हैं तो वो हमने देख लिया। देवाशीष पांडा, इनको भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं रटना है इसमें। अगला क्या है? अगला है KN राघवन। भारतीय रबर बोर्ड के कार्यकारी निदेशक KN राघवन को हाल ही में इंटरनेशनल रबर स्टडी ग्रुप IRSC का अध्यक्ष चुना गया। इस पद पर राघवन का कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। वो है 31 मार्च 2022 में सिंगापुर में होने वाली प्रतिनिधित्व मंडल के प्रमुखों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ठीक है, चलिए इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना है इसमें हमें। फिर है संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा, इनको क्या करा गया? केंद्र सरकार ने वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के सचिव संजय मल्होत्रा को फरवरी 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में नामित किया है। राजस्थान कैडर के 1990 बैच के IAS अधिकारी मल्होत्रा का नामांकन 16 फरवरी 2021 से अगले आदेश तक प्रभावी
रहेगा। नेक्स्ट है राजीव सान्याल। ठीक है, राजीव सान्याल हाल ही में संजीव सान्याल हाल ही में संजीव सान्याल को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद, प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, पीएमईएसी का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया। संजीव प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और इतिहासकार हैं। वे 1990 के दशक में वित्तीय बाजारों पर कार्य करते रहे हैं। राजीव सान्याल फरवरी 2017 में मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में वित्त मंत्रालय में शामिल हुए थे। माधवी पुरी बुच, ये क्या है? केंद्र सरकार ने 28 फरवरी 2022 को माधवी पुरी बुच को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी का नया चेयरमैन नियुक्त किया है। ठीक है, पहली बार किसी महिला को सेबी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। बुच ने अजय त्यागी का स्थान लिया है। इस पद पर इनकी नियुक्ति 3 वर्ष के लिए हुई है। माधवी बुच ने सेबी की कार्यकालिक सदस्य के रूप में भी कार्य किया है। नेक्स्ट है पुष्प कुमार जोशी। पुष्प कुमार जोशी को देश की तीसरी सबसे बड़ी तेल शोधन और ईंधन विपणन कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हाल ही में नामित किया गया है। जोशी जी वर्तमान में HPCL में मानव संसाधन निदेशक हैं। लगभग 1 दशक से HPCL के बोर्ड में हैं। वह है मुकेश कुमार। अब इनका जो नाम नहीं रखना है, हमें पुष्प कुमार जोशी का नाम याद करना है। इनको HPCL का क्या बनाया गया है? नया अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, रवि मित्तल को नई दिल्ली में भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड की स्थापना 1 अक्टूबर 2016 को दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 के तहत की गई थी। दिलीप संघानी, गुजरात के सहकारिता नेता दिलीप संघानी को इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड इफ्को का नया अध्यक्ष चुना गया है। यह चुनाव अध्यक्ष बलविंदर सिंह नकई की पिछली वर्ष मृत्यु के कारण किया गया था। 68 वर्षीय दिलीप सांघानी गुजरात के वरिष्ठ सहकारी नेता हैं, जो गुजरात स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। प्रोफेसर भूषण पटवर्धन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने शिक्षाविद और अनुसंधान वैज्ञानिक प्रोफेसर भूषण पटवर्धन को हाल ही में राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल NAAC बेंगलुरु की कार्यकारी समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। प्रोफेसर पटवर्धन वर्तमान में आयुष मंत्रालय द्वारा भारत सरकार द्वारा नामित एक राष्ट्रीय शोध प्रोफेसर हैं। अलका मित्तल, इनका नाम खूब चला है न्यूज़पेपरों में। सार्वजनिक क्षेत्र की महारत्न कंपनी, क्या नाम है इसका? ONGC में निदेशक, ठीक है, HR के रूप में कार्यरत रही अलका मित्तल को इस महारत्न कंपनी की चेयरपर्सन सह प्रबंधक CMD के रूप में कार्यभार अतिरिक्त प्रभार के रूप से जनवरी 2022 में सौंपा गया। इस पद पर उनकी यह नियुक्ति 6 माह के लिए की गई है। इस महारत्न कंपनी की चेयरपर्सन का दायित्व संभालने वाली वह पहली महिला है। इससे पूर्व निशी वासुदेव सार्वजनिक क्षेत्र की एक अन्य महारत्न कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम की चेयरपर्सन बनने वाली पहली महिला बनी थी। अब बात करते हैं उर्जित पटेल की। तो RBI के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल बीजिंग स्थित बहुपक्षीय वित्त पोषण संस्थान एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के उपाध्यक्ष जनवरी 2022 में नियुक्त किए गए हैं। इस पद पर भारत के डीजे पंडियान का स्थान उन्होंने लिया है। ठीक है, इनको क्या बना दिया गया है? ये एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के उपाध्यक्ष बन गए हैं। कब? जनवरी 2022 में। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे, थल सेना के पूर्वी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख फरवरी 2022 से बनाए गए हैं। इस पद पर लेफ्टिनेंट जनरल CP मोहती, जो 31 जनवरी को सेवानिवृत्त हुए हैं, का स्थान उन्होंने लिया है।
नेक्स्ट है एस सोमनाथ। अब ये इसरो के क्या बनाए गए हैं, चेयरमैन बनाए गए हैं, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है, एस सोमनाथ वरिष्ठ एरोस्पेस इंजीनियर और रॉकेट वैज्ञानिक श्री एस सोमनाथ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के नए चेयरमैन के नियुक्त किए गए हैं। इस पद के इस पद पर के सिवन का स्थान उन्होंने लिया है, ठीक है। बाकी जितनी इंफॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा है, इतना नहीं पढ़ना है, हमें इतना रट्टा मार लेना है, एस सोमनाथ को इसरो का नया चेयरमैन बनाया गया है, ठीक है। आयशा मलिक, पाकिस्तान के न्यायिक इतिहास में पहली बार एक महिला को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति प्रदान की गई है। महिला अधिकारी की पैरोकार कही जाने वाली आयशा मलिक, अधिकारों की पैरोकार कही जाने वाली आयशा मलिक नाम यह महिला इस नियुक्ति से पूर्व लाहौर उच्च न्यायालय में न्यायाधीश थी। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में शपथ उन्होंने कब ली उससे मतलब नहीं है। आयशा मलिक पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार टॉप मोस्ट जो पोस्ट है उसके लिए एक महिला को चुना गया है, ठीक है। आयशा मलिक इनका नाम है। आगे बढ़ते हैं, वी अनंत नागेश्वरन, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट प्रस्तुति के 3 दिन पूर्व ही वी अनंत नागेश्वरन सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार सीईए जनवरी 2022 में नियुक्त किए गए हैं। उन्होंने अपना यह कार्यभार 28 जनवरी 2022 से संभाला है। भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम से प्रबंधन में डिप्लोमा तथा मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट एमआईटी से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त डॉक्टर नागेश्वरन वित्तीय मामलों के विशेषज्ञ हैं तथा स्विट्जरलैंड के क्रेडिट स्विस यूबीएफ तथा जूलियस बेबर ग्रुप के साथ काम कर चुके हैं। जुनैद कमाल, ये क्या है, विश्व बैंक के भारत के निदेशक जुनैद कमाल अहमद को अंतर्राष्ट्रीय ऋण एजेंसी का उपाध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। यह पद ग्रहण करने वाले दूसरे बांग्लादेशी हैं। उन्होंने पूर्व बांग्लादेश के फैसल चौधरी यह पद संभाल चुके हैं। विनय कुमार त्रिपाठी, उत्तर पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक रहे विनय कुमार त्रिपाठी रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन सह सीईओ 1 जनवरी 2022 से बना दिए गए हैं। बाकी सब छोड़ दीजिए। विनय कुमार त्रिपाठी रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन सह सीईओ बनाए गए हैं। मोहित जैन, इकोनॉमिक टाइम्स के श्री मोहित जैन सत्र 2021-22 के लिए इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी आईएनएस के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। बाकी सब छोड़ दिए, इसमें और कुछ नहीं पढ़ना। डॉक्टर अनुपम राय, विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्य डॉक्टर अनुपम राय अब जेनेवा में निशस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि होंगे। इस पद पर पंकज शर्मा का उन्होंने स्थान लिया है। डॉक्टर संबित पात्रा, काफी चिल्लाते हैं हमारे न्यूज चैनल्स में। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा को भारतीय पर्यटन विकास निगम, ठीक है, आईटीडीसी का गैर कार्यकारी चेयरमैन नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन दिसंबर 2021 में बनाया गया है। इस पद पर उनकी नियुक्ति 3 वर्ष के लिए की गई है। अरुण पुरवार, 27 जनवरी 2022 को अरुण पुरवार को गैर बैंकिंग फाइनेंस कंपनी आईआईएफएल फाइनेंस बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसकी नियुक्ति 1 अप्रैल 2022 से प्रभावी होगी। नेक्स्ट है प्रमोद चंद्र मोदी 1982 बैच के सेवानिवृत्त आईआरएस अधिकारी और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सीबीडीटी के पूर्व अध्यक्ष प्रमोद चंद्र मोदी को हाल ही में रामा चालुरलू के जगह राज्यसभा का नया महासचिव नियुक्त किया गया। रामाचार्युलू को अब राज्यसभा में सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया है। केवी कामत क्या है? भारत सरकार ने 28 अक्टूबर 2021 को केवी कामत को नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट NABFID के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। NABFID भारत में एक नव स्थापित विकास वित्तीय संस्थान है जिसे बुनियादी ढांचे के लिए वित्त पोषण के लिए स्थापित किया गया है। प्रोफेसर विमल पटेल, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के कुलपति और भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य
प्रोफेसर विमल को अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग में नवंबर 2021 में निर्वाचित किया गया। इस पद के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा में हुए चुनाव में उन्होंने 192 सदस्यों में 163 मत मिले। यहाँ पर प्रोफेसर विमल का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, जो जनवरी 2023 से स्टार्ट होगा। सज्जन जिंदल, ठीक है, सज्जन जिंदल को क्या बनाया गया? वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक बनाया गया। ठीक है, और कुछ नहीं पढ़ना है इसमें। अशोक भूषण, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अशोक भूषण को राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीली न्यायाधिकरण NCLAT का अध्यक्ष बनाया है। ठीक है, किसको बनाया है? अशोक भूषण को क्या बनाया है? इनको बनाया गया NCLAT का अध्यक्ष बनाया, किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ईशा अंबानी, ये मुकेश अंबानी का डॉटर है। ईशा अंबानी रिलायंस जियो, इंफोकॉम, रिलायंस रिटेल और रिलायंस फाउंडेशन की बोर्ड सदस्य ईशा अंबानी को प्रतिष्ठित स्मिथसोनियन नेशनल म्यूजियम ऑफ एशियन आर्ट के न्यासी बोर्ड में शामिल किया गया है। यहाँ पर उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? 4 वर्ष का होगा। अब बात करते हैं ऑपरेशन और अभियान की। तो पहला है ईस्टर्न ब्रिज 6, भारतीय वायुसेना और रॉयल एयरफोर्स ऑफ ओमान, किसके किसमें? भारतीय वायुसेना और रॉयल एयरफोर्स ऑफ रोमान के बीच राजस्थान में वायुसेना स्टेशन जोधपुर में 21 से 25 फरवरी 2022 के बीच ईस्टर्न ब्रिज 6, ईस्टर्न ब्रिज ऊटी नाम से द्विपक्षीय हवाई अभ्यास का आयोजन किया गया है। ईस्टर्न ब्रिज 6 अभ्यास का यह छठा संस्करण है। यह अभ्यास दोनों वायुसेनाओं के बीच परिचालन क्षमता और अंतर संचालनीयता बढ़ाने का अवसर प्रदान करेगा। इस अभ्यास में IAF और RAFO की भागीदारी दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के अलावा पेशेवर बातचीत, अनुभवों के आदान प्रदान और परिचालन ज्ञान में वृद्धि को बढ़ाएगा। ठीक है, मिलन 2022, ठीक है। भारतीय नौसेना के बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 का नवीनतम संस्करण 25 फरवरी से विशाखापट्टनम के भाग्य शहर सिटी ऑफ डेंसिटी में 2 चरणों में आयोजित किया गया। 9 दिन चले इस अभ्यास का पहला चरण 25 से 28 फरवरी 2022 को और दूसरा चरण 1 से 4 मार्च 2022 के बीच आयोजित किया गया। मिलन 2022 का विषय था कैंप रॉडरी सामंजस्य योजना सहयोग। ठीक है, इसका उद्देश्य भारत को बड़े पैमाने पर दुनिया के लिए जिम्मेदार समुद्री शक्ति के रूप में पेश करना। पैनएक्स 2021 यह मानवीय सहायता तथा आपदा प्रबंधन का अभ्यास है जो भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका तथा थाईलैंड बिम्स्टेक के विषय विशेषज्ञों तथा राजनयिकों की भागीदारी से होता है। मानवीय सहायता तथा आपदा प्रबंधन से संबंधित यह तीसरा अभ्यास था। इस प्रकार का अंतिम अभ्यास फरवरी 2020 में हुआ था। वर्ष 2021 के अभ्यास का आयोजन 20 से 25 दिसंबर 2021 के मध्य पूरे भारत में आयोजित किया गया। यह एक बहुनिकाय अभ्यास है जिसमें भारत की तरफ से भारत की सशस्त्र सेनाएं तथा अन्य सिविल एजेंसियां भाग लेती हैं। इस अभ्यास के मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित हैं: प्राकृतिक आपदाओं के क्षेत्र में संयुक्त योजना तथा क्षेत्रीय सहायता विकसित करना, अकस्मात हुए पर्यावरण के परिवर्तनों के प्रभाव को संतुलित करना। डार्क थॉर्न 2022 नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा 15 फरवरी 2022 को नई दिल्ली में डार्क थॉर्न 2022 का आयोजन किया गया। इसका आयोजन दुनिया भर में डार्क नेट के माध्यम से मादक पदार्थों की तस्करी का मुकाबला करने के लिए समाधान खोजने हेतु किया जाता है। अभ्यास वायु शक्ति। भारतीय वायुसेना ने 7 मार्च 2022 को राजस्थान के जैसलमेर के पोखरण रेंज में अभ्यास वायु शक्ति का संचालन किया। इस अभ्यास में भारतीय वायुसेना के 148 विमानों ने हिस्सा लिया। इस अभ्यास में पहली बार राफेल विमान ने हिस्सा लिया। ठीक है,
पूर्व धर्म गार्जियन 2022। भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास पूर्व धर्म गार्डियन 2022 का तीसरा संस्करण 27 फरवरी से 10 मार्च 2022 के बीच बेलागावी बेलागावी जो कि कहाँ है, बेलगाम कर्नाटका में है, में आयोजित किया गया। यह अभ्यास जंगल और अर्ध शहरी शहरी इलाकों में संचालन पर केंद्रित था। इसमें हाउस इंटरवेंशन ड्रिल, अर्ध शहरी क्षेत्रों में आतंकवादी ठिकानों पर छापेमारी, प्राथमिक चिकित्सा और क्लोज क्वार्टर कॉम्पैक्ट फायरिंग शामिल है। इसमें भारत की 15वीं बटालियन, मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट और जापानी ग्राउंड डिफेंस फोर्सेस की 30वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट में हिस्सा लिया। अभ्यास सी ड्रैगन 2022 5 से 20 जनवरी 2022 के बीच बहुराष्ट्रीय पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास सी ड्रैगन 22 का आयोजन अमेरिका के गुआम तट पर संपन्न हुआ। ठीक है, संपन्न हुआ। यह बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास यूएस नेवी द्वारा आयोजित किया, जिसमें क्वाड देश भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका ने हिस्सा लिया। इसके अलावा कनाडा और दक्षिण कोरिया की नौसेनाओं ने भी हिस्सा लिया। ऑपरेशन गंगा। भारतीय सरकार ने रूस यूक्रेन तनाव के कारण यूक्रेन से भारतीय छात्रों सहित नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा नामक एक निकासी मिशन 26 फरवरी 2022 को शुरू किया गया था। ठीक है, देखिए ऑपरेशन गंगा बहुत न्यूज़ में था, सबने को याद है, लेकिन यूपी पीसीएस वाले एक स्टेप आगे, वो डेट पूछेंगे किस डेट को निकाला गया था। तो 26 फरवरी 2022 से स्टार्ट हुआ था ऑपरेशन गंगा, जिसमें जो वहाँ पे स्टूडेंट फंसे हुए थे हमारे देश के, उनको बाहर निकालने की कोशिश की गई। ठीक है, इस अभियान के तहत 11 मार्च तक लगभग 23,000 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित भारत लाया गया। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे संघर्ष के कारण यूक्रेन को राष्ट्रों की सुरक्षा और रक्षा के लिए अधिकारियों द्वारा नो फ्लाई जोन घोषित किया है। इससे कई भारतीय नागरिक यूक्रेन में फंसे रह गए थे। भारतीय नागरिकों को वापस लाने में मदद करने के लिए भारत सरकार ने इस मिशन में भारतीय वायुसेना को भी शामिल किया। इस निकासी अभियान में वायुसेना का C-17 ग्लोब मास्टर ने हिस्सा लिया। अभ्यास एक्स शक्ति 2021 भारत व फ्रांस की सेनाओं का द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास एक्स शक्ति का छठा संस्करण फ्रांस में फ्रीजस में 15 से 26 नवंबर 2021 को संपन्न हुआ। आतंकवाद विरोधी अभियानों पर ध्यान इस संयुक्त अभ्यास के तहत केंद्रित किया गया। यह संयुक्त सैन्य अभ्यास 2-2 वर्ष के अंतराल के पश्चात भारत व फ्रांस में बारी बारी से आयोजित होता है। ऐसा पिछला 5वां एक्स शक्ति अभ्यास 31 अक्टूबर से लेकर 13 नवंबर 2019 को भारत के राजस्थान में आयोजित किया गया था। उल्लेखनीय है कि एक्स शक्ति जहां भारत व फ्रांस की थल सेनाओं का संयुक्त अभ्यास है, वहीं गरुड़ अभ्यास दोनों देशों की वायु सेनाओं का तथा वरुण दोनों देशों की नौ सेनाओं का संयुक्त अभ्यास है। अभ्यास दोस्ती भारत किसके साथ दोस्ती करता है? भारत मालदीव और श्रीलंका का दोस्त है। ठीक है, तो अभ्यास दोस्ती किसके बीच में होता है? भारत मालदीव श्रीलंका का द्विवर्षीय त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास दोस्ती का 15वां संस्करण मालदीव के तट पर 20 से 24 नवंबर 2021 को संपन्न हुआ। यह त्रिपक्षीय अभ्यास का उद्देश्य हिंद महासागर में परिचालन क्षमता में वृद्धि करना तथा तीनों देश के तट रक्षकों के बीच सहयोग में वृद्धि करना। भारत व मालदीव के बीच यह द्विवार्षिक संयुक्त अभ्यास 1991 में शुरू हुआ था तथा श्रीलंका पहली बार 2012 में शामिल हुआ। इस वर्ष इस संयुक्त अभ्यास का 30वां वर्ष था। दक्षिण शक्ति अभ्यास भारतीय सेना की दक्षिणी कमान द्वारा गुजरात व राजस्थान में सीमा से सटे क्षेत्रों में एक सप्ताह का एक संयुक्त अभ्यास वायुसेना व नौसेना के सहयोग से 20 से 27 नवंबर 2021 को संपन्न किया गया। गुजरात के कच्छ के रण से लेकर राजस्थान के थार मरुस्थल तक अपनी क्षमताओं को परखने के लिए, ताकि युद्ध के समय दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके, यह अभ्यास संपन्न किया गया। कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास में भारत को स्वर्ण पदक। ठीक है, कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास में भारत को स्वर्ण पदक। भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व करने वाली 5वीं बटालियन
5x4 गोरखा राइफल्स फ्रंटियर फोर्स की इस टीम ने यूनाइटेड किंगडम में आयोजित प्रतिष्ठित कैम्ब्रियन पेट्रोल एक्सरसाइज में स्वर्ण पदक जीता। भारतीय सेना की टीम ने इस आयोजन में हिस्सा लेते हुए दुनिया के विभिन्न हिस्सों से विशेष बलों और प्रतिष्ठित रेजिमेंटों का प्रतिनिधित्व करने वाली 17 अंतर्राष्ट्रीय टीमों सहित कुल 96 टीमों के साथ प्रतिस्पर्धा की। भारतीय सेना की टीम को उनके उत्कृष्ट नेविगेशन कौशल, समग्र शारीरिक सहन शक्ति और गश्ती आदेशों की डिलीवरी के लिए प्रशंसा मिली। यह अभ्यास 13 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर 2021 तक यूनाइटेड किंगडम के ब्रेकन में आयोजित किया गया। यूके सेना द्वारा अभ्यास कैम्ब्रियन पेट्रोल का आयोजन किया गया था। इस अभियान को मानवीय सहन शक्ति और टीम भावना की अंतिम परीक्षा माना जाता है। नेक्स्ट है मित्र शक्ति। भारत और श्रीलंका की सेनाओं के बीच 4 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2021 के बीच सॉरी भारत और श्रीलंका की सेनाओं के बीच 4 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर 2021 के बीच श्रीलंका के पूर्वी जिले अम्पारा में कैम्बर्ट ट्रेनिंग स्कूल में सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का आयोजन किया गया। इस अभ्यास में भारतीय सेना के इन्फेंट्री बटालियन ग्रुप के 120 जवानों ने हिस्सा लिया। अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच घनिष्ठ संबंध को बढ़ावा देना और आतंकवाद विरोधी अभियानों में सर्वोत्तम प्रथाओं का साझा करना। ब्लू फ्लैग 2021 28 अक्टूबर 2021 को समाप्त हुए अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास ब्लू फ्लैग 2021 में कुल 84 भारतीय वायुसेना IAF के कर्मियों ने भाग लिया। साथ ही भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 विमान स्क्वाड्रन ने इजराइल के ओबडा एयरबेस में इस अभ्यास में हिस्सा लिया। सैन्य अभ्यास ब्लू फ्लैग 2021 का विषय क्या था? जटिल परिचालन परिस्थितियों में चौथी और पांचवी पीढ़ी के विमानों का एकीकरण। ठीक है, नेक्स्ट है अजय बारियर तो होता है भारत और ब्रिटेन के बीच में। ठीक है, भारत और ब्रिटेन के संयुक्त कंपनी स्तर के सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास अजय बारियर के 6वें संस्करण का आयोजन उत्तराखंड के चौबटिया में 7 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर 2021 के बीच आयोजित किया गया। जिमेक्स JIMEX 20। ठीक है, भारतीय नौसेना और जापान की मैरी टाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जिमेक्स GIMEX 21 6 से 8 अक्टूबर 2021 के बीच अरब सागर में आयोजित किया गया। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व स्वदेश निर्मित गाइडेड मिसाइल स्ट्रीट डिस्ट्रॉयर कोची और गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट तेज ने किया। युद्ध अभ्यास 2021। तो युद्ध अभ्यास कौन कौन करता है? भारत के साथ अमेरिका करता है। ठीक है, भारतीय और अमेरिकी सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण युद्ध अभ्यास 2021 का 17वां संस्करण 29 अक्टूबर 2021 को संयुक्त बेस एले डॉर्फ रिडर्सन अलास्का में संपन्न हुआ। इस 14 दिवसीय अभ्यास का उद्देश्य दोनों सेनाओं को एक दूसरे की अभियानगत प्रक्रियाओं, युद्ध अभ्यासों और अंतरचालिनता एवं अन्य बातों के बारे में परिचित कराना था। भारतीय दल में मद्रास रेजिमेंट के एक इन्फेंट्री बटालियन समूह के 350 कर्मी शामिल थे, जबकि अमेरिका दल के 40वीं कैवलरी रेजिमेंट के पहले स्क्वाड्रन एयरबॉर्न के 300 सैनिक शामिल थे। कोंकण शक्ति 2021। भारत और ब्रिटेन के सशस्त्र बल द्वारा 24 से 27 अक्टूबर 2021 के बीच अरब सागर में कोंकण तट पर पहले त्रिसेवा कार्यक्रम कोंकण शक्ति 2021 के समुद्री चरण का आयोजन किया गया था। 7 दिवसीय इस अभ्यास का बंदरगाह चरण 21 से 23 अक्टूबर मुंबई में आयोजित किया गया। अभ्यास कोंकण शक्ति 2021 का उद्देश्य दोनों देशों के बीच सहयोग को मजबूत करना है।
चलिए अब कुछ स्कीम्स की बात कर लेते हैं, योजना और परियोजना। सरकार ने वयस्कों की शिक्षा के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को मंजूरी दी। फरवरी 2022 से शिक्षा मंत्रालय ने वयस्क शिक्षा के सभी पहलुओं को समाहित करने के लिए वित्त वर्ष 2022 से 2027 की अवधि के बीच न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम नामक एक नई योजना को मंजूरी दी। इस योजना का उद्देश्य प्रौढ़ शिक्षा को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और बजट घोषणा 2021-22 के सभी पहलुओं से जोड़ना है। सरकार ने अब देश में शिक्षा शब्द को सभी के लिए शिक्षा रूप में बदल दिया है। वित्त वर्ष 2022 से 27 के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम का कुल परिव्यय 1037.90 करोड़ रुपए है, जिसमें क्रमशः 700 करोड़ रुपए केंद्र हिस्सा है और 337.90 करोड़ रुपए राज्य का हिस्सा है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NCERT और NIOS के सहयोग से ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट सिस्टम OTLAS का उपयोग करके प्रतिवर्ष 1 करोड़ की दर से 5 करोड़ शिक्षार्थियों को लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह योजना देश के सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के गैर साक्षर लोगों को कवर करेगी। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु में निरक्षरों की कुल संख्या 25.76 करोड़, पुरुष जिसमें है 9.08 करोड़ और महिलाएं कितनी 16.68 करोड़। स्त्री मनोरक्ष परियोजना महिला और विकास मंत्रालय MOWCW और नेमहंग NIMHANS बेंगलुरु के सहयोग से भारत में महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार लाने के लक्ष्य के साथ 2 मार्च 2022 को स्त्री मनोरक्षा परियोजना शुरू की गई है। इस परियोजना का उद्देश्य पूरे भारत में 6,000 OSC कार्यकर्ताओं को मानसिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण देना है। वन स्टॉप सेंटर ने कोविड समय के दौरान सराहनीय प्रदर्शन किया। देश भर में पहले से ही 700 से अधिक वन स्टॉप केंद्र चल रहे हैं। PMFMI योजना केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री तथा नैफेड के वरिष्ठ अधिकारियों ने 5 जनवरी 2022 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के औपचारिकरण PMFME योजना के अंतर्गत एक जिला एक उत्पाद ODOP के 6 ब्रांड शुरू किए हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने PMFME ब्रांडिंग योजना के ब्रांडिंग और विपणन और मार्केटिंग घटक के अंतर्गत चयनित एक जिला एक उत्पाद ODOP के 10 ब्रांड विकसित करने के लिए नैफेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें से अमृत फल, कोरी गोल्ड, कश्मीरी मंत्र, मधु मंत्र, सोमदाना, दिल्ली वेक्स के होल व्हीट कुकीज नाम के 6 ब्रांड का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट है आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत शुरू की गई सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम PMFSMI योजना का प्रधानमंत्री औपचारिकरण एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इस योजना का उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के असंगठित क्षेत्र में मौजूदा व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्योगों की प्रतिस्पर्धा और औपचारिकता को बढ़ावा देना है। क्षेत्र के किसान उत्पादक संगठनों एवं सहायता समूहों और उत्पादक सहकारी समितियों को उनके संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के साथ सहायता प्रदान करना है। 2020-21 से 2024-25 तक 5 वर्षों की अवधि में 10,000 करोड़ के परिव्यय के साथ मौजूदा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के लिए 2 लाख सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को सीधे सहायता प्रदान करने की योजना है। हरित ऊर्जा कॉरिडोर चरण 2 आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 6 जनवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षण प्रणाली
INSTS के लिए हरित ऊर्जा कॉरिडोर चरण द्वितीय की योजना को मंजूरी दे दी है। इसके तहत लगभग 10,750 सर्किट किलोमीटर पारेषण लाइन तथा सब स्टेशनों की लगभग 27,500 मेगावोल्ट एम्पियर MVA ट्रांसफार्मर्स क्षमता को अतिरिक्त रूप से जोड़ने जाने की मंजूरी दी गई है। इस योजना से 7 राज्यों गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में ग्रिड एकीकरण और लगभग 20 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा की बिजली निकासी परियोजनाओं को मदद मिलेगी। इस योजना को कुल रुपए 12,031.33 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें केंद्रीय वित्तीय सहायक CFA परियोजना के 33% के बराबर यानी रुपए 3,970.37 करोड़ पारेषण प्रणाली को वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक की 5 वर्ष की अवधि के लिए दौरान तैयार किया जाएगा। इस योजना से 2030 तक 450 गीगावाट स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। यह योजना देश में दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा में योगदान करेगी तथा कार्बन उत्सर्जन को कम करके पारिस्थितिक रूप से सतत वृद्धि को बढ़ावा देगी। इससे बिजली और अन्य संबंधी सेक्टरों में कुशल और अकुशल दोनों तरह के कामगारों के लिए बड़े पैमाने का पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। यह योजना GEC चरण 1 के अतिरिक्त है, जो ग्रिड एकीकरण तथा लगभग 24 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा निकासी के संदर्भ में आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और तमिलनाडु में पहले से चल रही है। उम्मीद है कि 2022 तक यह पूरी हो जाएगी। जिन सब स्टेशनों के पास बाकी कहानी आगे बढ़े। भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान। शिक्षा मंत्रालय ने भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी नाम से एक अभियान शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य सांस्कृतिक विविधता को प्रोत्साहित करने और बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत के तत्वावधान के मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए भाषा संगम मोबाइल ऐप को बढ़ावा देना है। भाषा संगम मोबाइल ऐप को 31 अक्टूबर 2021 को शिक्षा और कौशल विकास मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा भारतीय भाषाओं के प्रचार पर जोर देने के लिए लॉन्च किया गया था। ऐप को शिक्षा मंत्री और माई गॉव इंडिया द्वारा विकसित किया गया है और उपयोगकर्ता को 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में दैनिक उपयोग के 100+ वाक्य सीखने की अनुमति देता है। भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी पहले लोगों को #भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी का उपयोग करके सर्टिफिकेट के साथ अपनी सेल्फी अपलोड करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ठीक है, आजकल सब यही सब चलता रहता है, सेल्फी खींचो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। PM आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 अक्टूबर 2021 को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में PM आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना का शुभारंभ किया। ये यूपी पीसीएस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, क्योंकि ये बनारस से लॉन्च की गई है। अभी लास्ट ईयर भी इस तरह के क्वेश्चन थे। एक कानपुर वाला क्वेश्चन था कि कानपुर से जो लॉन्च की गई थी, जबकि वो 2015 की स्कीम थी जब मोदी गवर्नमेंट आई थी। मतलब एक तरीके से हमें जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम जो यूपी में लॉन्च हुई है एक पन्ने पे लिख के रखनी, क्योंकि वो पूछते हैं जगह। ठीक है, अब ये PM आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन ये बनारस में लॉन्च हुई है, तो ये भी हमें रट के बैठना है। 64,180 करोड़ रुपए की लागत वाली इस योजना की घोषणा 2021-22 के केंद्रीय बजट में की गई थी। इस योजना का उद्देश्य शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में 2025-26 तक प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक देखभाल स्वास्थ्य प्रणालियों की क्षमता विकसित करना है। साथ ही देश में ही अनुसंधान, परीक्षण और उपचार के लिए एक आधुनिक व्यवस्थित तंत्र विकसित करना भी है। PM आयुष्मान भारत अवसंरचना मिशन अब तक की सबसे बड़ी अखिल भारतीय स्वास्थ्य अवसंरचना योजना है। योजना के तहत 10 उच्च फोकस वाले राज्यों के
17,788 ग्रामीण तथा 11,024 शहरी स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के विकास के लिए समर्थन प्रदान करने तथा सभी जिलों में एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं की स्थापना एवं 11 राज्यों में 3,382 ब्लॉक सर्विस स्वास्थ्य इकाइयों की स्थापना करने के लक्ष्य शामिल है। इसके अलावा 602 शहरों और 12 केंद्रीय संस्थानों में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक स्थापित करने में सहायता करने की भी योजना में शामिल है। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र तथा इसकी 5 क्षेत्रीय शाखाएं एवं 20 महानगरीय स्वास्थ्य निगरानी इकाइयों को मजबूत करने में भी इस योजना का लक्ष्य है। योजना के तहत एक स्वास्थ्य के लिए एक राष्ट्रीय संस्थान वायरोलॉजी के 4 नए राष्ट्रीय संस्थान, WHO दक्षिण पूर्व एशिया के लिए एक क्षेत्रीय अनुसंधान मंच, 9 जैव सुरक्षा स्तर 111 प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। पीएम गति शक्ति योजना 13 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का शुभारंभ किया। पीएम गति का उद्देश्य लॉजिस्टिक्स की लागत को घटाना और अर्थव्यवस्था को बढ़ाना है, देने के लिए बुनियादी ढांचे का विकास करना है। बुनियादी ढांचे के समग्र विकास के हेतु इस योजना के लिए 100 लाख करोड़ रुपए का वित्तीय आवंटन किया गया है। इसके फोकस वाले क्षेत्रों में स्थानीय निर्माता, विनिर्माण एवं निर्यात तथा संभावना वाले नए आर्थिक क्षेत्र शामिल हैं। गति शक्ति मास्टर प्लान युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करेगा, साथ ही यह देश में अवसंरचना की नींव मजबूत करेगा। इस योजना के तहत भविष्य में आर्थिक गलियारे भी विकसित किए जाएंगे। योजना से भारत के विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा, जिससे मेक इन इंडिया की योजना को गति मिलेगी। इस योजना का संचालन वाणिज्य मंत्रालय के रसद विभाग द्वारा किया जा रहा है। इस योजना के तहत 16 मंत्रालयों और उनके विभागों रेल, नागरिक उड्डयन, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी, जहाजरानी, सड़क परिवहन, कपड़ा, खाद्य प्रसंस्करण, कृषि उद्योग एवं स्वास्थ्य को एक मंच पर लाया जाएगा। अटल मिशन अमृत 2.2 अटल मिशन अमृत 2.0 12 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में नवीकरण और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन अमृत 2.0 को वर्ष 2025-26 तक के लिए मंजूरी प्रदान की गई है। नवीकरण और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन अमृत 2.0 का उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक कदम के रूप में और पानी की चक्रीय अर्थव्यवस्था के माध्यम से शहरों को जल सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाना है। अमृत 2.0 के लिए कुल सांकेतिक परिव्यय राशि 2,77,000 करोड़ रुपए है, इसमें वित्त वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2025-26 तक 5 वर्षों के लिए 76,600 करोड़ रुपए का केंद्रीय हिस्सा शामिल है। शहर जल संतुलन योजना के माध्यम से अपने जल स्रोतों, खपत, भविष्य की आवश्यकता और पानी के नुकसान का आकलन करेंगे। अमृत 2.0 के अंतर्गत सभी 4,378 संवैधानिक कस्बों में घरेलू नल जल कनेक्शन प्रदान करके पानी की आपूर्ति के सार्वभौमिक कवरेज का लक्ष्य प्राप्त करना है। 500 अमृत शहरों में घरेलू जल मल निकासी और प्रबंधन 100% कवरेज लक्षित किया है। इस मिशन का लक्ष्य 2.68 करोड़ जल कनेक्शन, 2.64 करोड़ सीवर सेप्टिक कनेक्शन प्रदान करना है। परियोजना के लिए धन केंद्र, राज्य और शहरी स्थायी निकायों की ओर से साझा किया जाएगा। नेक्स्ट है आयोग और समितियां। तो हम आयोग और समितियां सेबी द्वारा बाजार डेटा सलाहकार समिति का पुनर्गठन। सेबी द्वारा बाजार डेटा सलाहकार समिति का पुनर्गठन 30 दिसंबर 2021 को सेबी ने बाजार डेटा सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के प्रोफेसर डॉक्टर MS साहू की समिति का अध्यक्ष बनाया गया। 20 सदस्यीय यह समिति प्रतिभूति बाजार डेटा पहुंच
और गोपनीयता जैसे क्षेत्रों में संबंधित नीतिगत उपायों की सिफारिश करती है। सेंट्रल विस्टा रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट की निगरानी हेतु समिति। सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की निगरानी हेतु समिति नई दिल्ली में नए संसद भवन के निर्माण व अन्य संबंधित निर्माणों के लिए कार्यान्वित किया जा रहे सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की निगरानी के लिए पूर्व वित्त सचिव श्री रतन पी वाटल की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति का गठन केंद्र सरकार ने नवंबर 2021 में किया है। प्रोजेक्ट को समय से पूरा करने के लिए इससे संबंधित विभिन्न एजेंसियां व पत्रकार में समन्वय का कार्य यह समिति करेगी। निपटान आदेशों और अपराधों की कंपाउंडिंग पर सलाहकार समिति। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी ने अक्टूबर 2021 में 4 सदस्यीय निपटान आदेशों और अपराधों के कंपाउंडिंग पर उच्चाधिकार प्राप्त सलाहकार समिति का गठन किया। समिति का अध्यक्ष बंबई उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश विजय सी डागा को बनाया गया है। समिति के विचारार्थ विषय भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड निपटान कार्यवाही विनिमय 2018 के अनुसार होंगे। समिति के अन्य अध्यक्ष में शामिल हैं कौन? कानून और न्याय मंत्रालय में पूर्व कानून सचिव पीके मल्होत्रा, डेलाइट हॉकिंस के पूर्व अध्यक्ष और सेल्फ एलएलपी पीआर रमेश, एडवोकेट पार्टनर रावल और रावल एसोसिएट के डीएन रावल। पेगासस जासूसी मामले में जांच के लिए 3 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति। सुप्रीम कोर्ट ने 27 अक्टूबर 2021 को इजरायली सॉफ्टवेयर कंपनी पेगासस द्वारा देश में आम नागरिकों, पत्रकारों, नेताओं की जासूसी के आरोप की जांच के लिए 3 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति के गठन की घोषणा की है। 3 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति की अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस आरवी रविंद्रन करेंगे। जस्टिस रविंद्रन की निगरानी में 3 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति जासूसी के आरोप की सच्चाई की जांच करेगी और जल्द ही रिपोर्ट पेश करेगी। विशेषज्ञ समिति में राष्ट्रीय फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी गांधीनगर के डीन डॉक्टर नवीन कुमार चौधरी, अमृता विद्यापीठम केरल के प्रोफेसर डॉक्टर प्रभारन पी और आईआईटी बॉम्बे के कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अश्विन अनिल गुम्स्ते को शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रदर्शनी, सम्मेलन, मेले और महोत्सव। 36वीं अंतरराष्ट्रीय वर्चुअल माध्यम से 36वें अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस का आयोजन 20 से 22 मार्च 2022 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस कांग्रेस का उद्घाटन संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी और अंतरिक्ष विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया। यह भूविज्ञान कांग्रेस का केंद्रीय विषय था, एक सतत भविष्य के लिए बुनियादी विज्ञान। अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस मॉडर्न और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी और बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका की विज्ञान अकादमियों के बीच एक सहयोग है। तीसरा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव। तीसरा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 10 से 11 मार्च 2022 को नई दिल्ली में संपन्न हुआ। 11 मार्च को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद के केंद्रीय कक्ष में समारोह के समापन सत्र को संबोधित किया। NYPF का तीसरा संस्करण 14 फरवरी 2022 को जिला स्तर पर वर्चुअल मोड पर शुरू हुआ। 23 से 27 फरवरी 2022 तक देश भर के 2.44 लाख से अधिक युवाओं ने जिला युवा संसदों के बाद राज्य युवा संसदों में हिस्सा लिया। तीसरे संस्करण का फाइनल 10 से 11 मार्च 2022 को हुआ। DST CII प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2022। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास DST के साथ साझेदारी में भारतीय उद्योग परिसंघ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII नई दिल्ली ने 23 और 24 फरवरी 2022 को DST CII प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन के 28वें संस्करण की मेजबानी की। सिंगापुर ने इस वर्ष के प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन की भागीदारी देश था।
प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन दशकों से अधिक की अवधि में द्विपक्षीय प्रौद्योगिकी साझेदारी के निर्माण और सुधार के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा। इस समिट का फोकस स्मार्ट सिटीज, स्पेस इंडस्ट्रीज 4.0 और एडवांस इंजीनियरिंग, हेल्थ केयर, प्रिसीजन मेडिसिन आदि पर था। 16वां भारत डिजिटल सम्मेलन 2022 11 से 12 जनवरी 2022 के बीच 16वां भारत डिजिटल सम्मेलन वर्चुअली आयोजित किया गया। सम्मेलन का मुख्य विषय था सुपर चार्जिंग स्टार्टअप्स। इसका आयोजन इंटरनेट एवं मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा स्थापित किया गया। एशियान डिजिटल मंत्रियों की दूसरी बैठक 24 से 28 जनवरी 2022 के बीच एशियान डिजिटल मंत्रियों की दूसरी बैठक 2022 वर्चुअली आयोजित की गई, जिसका मुख्य विषय था डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, द इंजन फॉर एशियान इकोनॉमिक रिकवरी फ्रॉम कोविड-19। बैठक की सह अध्यक्षता भारत के संचार मंत्री देवू सिंह चौहान और म्यांमार के यातायात एवं संचार मंत्री एडमिरल तिन आंग सान ने किया। बैठक में भारत आसियान डिजिटल कार्य योजना 2022 को मंजूरी प्रदान की गई। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव पणजी में संपन्न। भारतीय 4 दिवसीय 10 से 13 दिसंबर 2021 भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल IISF का 7वां संस्करण पणजी गोवा में संपन्न हुआ। इस महोत्सव का उद्देश्य लोगों में नवाचार को बढ़ावा देना और जनता के लिए सस्ती तकनीकी विकसित करने के साथ ही भारत में सतत विकास और नई तकनीकी नवाचार के लिए लोगों को बीच वैज्ञानिक सोच को फैलाना है। इस वर्ष की महोत्सव की थीम थी एक समृद्ध भारत के लिए रचनात्मक विज्ञान और प्रौद्योगिकी का नवाचार का जश्न मनाना। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव छात्रों, वैज्ञानिकों और टेक्नोक्रेट को ज्ञान के आदान प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करता है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, विज्ञान भारती का एक संयुक्त कार्यक्रम है, जिसका पहला कार्यक्रम 2015 में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है भारत मध्य एशिया पहला शिखर सम्मेलन। 27 जनवरी 2022 को भारत मध्य एशिया के पहली शिखर सम्मेलन 2022 भारत में मेजबानी में संपन्न हुई। वर्चुअल माध्यम से आयोजित इस बैठक में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति ने हिस्सा लिया। फ्यूचर टेक 2021 भारतीय उद्योग परिसंघ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII ने 19 से 27 अक्टूबर 2021 तक डिजिटल प्रौद्योगिकी पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी फ्यूचर टेक 2021 प्रौद्योगिकी अपनाने और त्वरण के लिए डिजिटल परिवर्तन की यात्रा का आयोजन किया। उद्घाटन सत्र में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्रालय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने वर्चुअली भाग लिया। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का फोकस विषय था भविष्य के निर्माण के लिए प्रमुख वाहक तकनीकी हम सभी भरोसा कर सकते हैं था। थीम के 5 मुख्य बिंदु रणनीति, विकास, लचीलापन, समावेशिता, विश्वास पर फोकस किया गया। CII एशिया स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2021 केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने 28 अक्टूबर 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से CII एशिया स्वास्थ्य 2021 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। 2 दिवसीय इस शिखर सम्मेलन का विषय बेहतर कल के लिए स्वास्थ्य देखभाल में बदलाव, ट्रांसफॉर्मिंग हेल्थ केयर फॉर अ बेटर टुमारो है। तीसरा हेलीकॉप्टर शिखर सम्मेलन 2021 8 अक्टूबर 2021 को तीसरा हेलीकॉप्टर शिखर सम्मेलन वर्चुअली एंड फिजिकली उत्तराखंड के देहरादून में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? इंडिया एट द रेट 75 एक्सपीडिटिंग द ग्रोथ एंड इंडियन हेलीकॉप्टर इंडस्ट्री एंड एनहांसिंग एयर कनेक्टिविटी। अब बात करते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी की। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, अलग से कोई सेक्शन नहीं बनाया इन्होंने, साइंस एंड टेक इन्होंने इसी में इंक्लूडेड किया हुआ है। पहली बार इंसान के अंदर सूअर के दिल के सफल प्रत्यारोपण के 2 महीने बाद मरीज की मौत हो गई। ठीक है, बहुत न्यूज़ में था कि भाई ऐसा करके दिखाया गया। अब बंदा मर गया है तो अब ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन ये कहाँ हुआ ये जरूर हमें जानना है
कि 7 जनवरी 2022 को अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड मेडिसिन के डॉक्टरों ने एक व्यक्ति के शरीर में सूअर के दिल का सफलतापूर्वक प्रतिरोपण यानी ट्रांसप्लांटेशन किया। ट्रांसप्लांटेशन 57 वर्षीय व्यक्ति डेविड वेनेट के शरीर में किया गया था। ठीक है, लेकिन ये बंदा मर चुका है। अब ये मतलब जितना इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ हो सकती थी अब नहीं है, क्योंकि इन द एंड पर्सन की डेथ हो चुकी है। तो हमें यूनिवर्सिटी का नाम जरूर याद करके रखना है। ये अमेरिका की यूनिवर्सिटी थी क्या? मैरीलैंड मेडिसिन। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड, अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड में ऐसा करके दिखाया। अब ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हाल में ये मैरीलैंड यूनिवर्सिटी ने कुछ कराया, वहाँ पे किस जानवर का दिल डाला था, कि सूअर का डाला था, कि मतलब और भी 3-4 डाल देंगे, बकरी का, घोड़े का। तो हमें याद रखना सूअर का दिल डाला गया था। ठीक है, अब इतना इसमें बहुत पढ़ लिए, अब आगे चलते हैं। अमेरिकी वैज्ञानिकों के द्वारा नए तरह के पॉलीमर की खोज। अमेरिकी वैज्ञानिक ने एक नए तरीके के पॉलीमर की खोज की है जो स्टील से भी मजबूत और प्लास्टिक से भी हल्का है। ये तो बड़ा शानदार है। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT के केमिकल इंजीनियरिंग विभाग के वैज्ञानिकों को ये सफलता मिली है। दावा है कि इस तत्व का बड़े पैमाने पर आसानी से उत्पादन संभव है। अब ये चीज़ है तो अच्छी बात है। MIT में केमिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर माइकल स्ट्रोन ने कहा है कि ऐसी सामग्री का प्रयोग करके पुर्जों या सेल फोन के लिए हल्के, टिकाऊ और कोटिंग के रूप में होगा। पॉलीमर्स आमतौर पर अणु की एक चेन होती है जिन्हें मोनोमर्स कहते हैं। ये केमिकल बॉन्ड के द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। उम्मीद है कि नए तरह का पॉलीमर्स दुनिया के लिए नए मायनों में उपयोगी हो सकता है। नेक्स्ट है भारत का पहला इंटेलिजेंट क्रॉनिक डिजीज पेशेंट हैबिट ट्रैकिंग सिस्टम। केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने 15 जनवरी 2022 को माधवबाग वैद्य सने आयुर्वेद लैब लिमिटेड के पावर मैप एमएपी पावर मैप का उद्घाटन किया। पावर एएमपी भारत का पहला इंटेलिजेंट क्रॉनिक डिजीज पेशेंट हैबिट ट्रैकिंग सिस्टम। इंटेलिजेंट क्रॉनिक डिजीज पेशेंट हैबिट ट्रैकिंग सिस्टम है। पावर एएमपी एक मेडिकल एनालिटिक एप्लीकेशन है। पावर एमपी एप्लीकेशन विभिन्न चिकित्सा सेवाओं जैसे पैथोलॉजी लैब, आहार विशेषज्ञ, व्यायाम विशेषज्ञ, तनाव परामर्शदाता और अन्य विशेष सलाहकारों को एकीकृत करता है। यह एक बटन के एक क्लिक पर रोगी के स्वास्थ्य परिणामों को बेहतर बनाने में मदद करता है। माधवबाग वैद्य साने आयुर्वेद लैब लिमिटेड एक अद्वितीय चिकित्सा सेवा संस्थान है जो आयुर्वेद के पारंपरिक उपचार के साथ प्रौद्योगिकी के विशेष दृष्टिकोण के साथ हृदय रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप और मोटापे जैसी पुरानी बीमारियों का इलाज करता है। अब नेक्स्ट न्यूज है चीन का कृत्रिम चंद्रमा। चीन के कृत्रिम सूर्य के बाद चीन ने अपना पहला कृत्रिम चंद्रमा तैयार कर लिया है। वैज्ञानिकों ने एक कृत्रिम चंद्रमा अनुसंधान सुविधा को निर्माण किया है। यह सुविधा उन्हें चुंबकत्व का उपयोग करके कम गुरुत्वाकर्षण वातावरण लो एंड ग्रेविटी इन्वायरमेंट का संचालन करने में मदद करेगी। कृत्रिम चंद्रमा अनुसंधान सुविधा को वर्ष 2022 में आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया जाएगा। यह गुरुत्वाकर्षण को खत्म करने के लिए 2 फुट व्यास के वैक्यूम कक्ष के अंदर शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्रों का उपयोग करेगा। वैज्ञानिकों ने इस सुविधा का उपयोग चंद्रमा पर भेजने से पहले लंबे समय तक कम गुरुत्वाकर्षण वातावरण में वैज्ञानिकों की प्रौद्योगिकी का परीक्षण करने के लिए योजना बनाई है, जहां गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 है ना, हमारी ग्रेविटी जितनी है उसका G/6 लिखते हैं ना, यदि बचपन में पढ़ा हो, साइंस पढ़ा ही होगा सबने। यह प्रयोग वैज्ञानिकों को तकनीकी मुद्दों को सुलझाने में मदद करेगा और परीक्षण करेगा कि क्या कुछ संरचनाएं चंद्रमा की सतह पर जीवित रहेंगी। यह चंद्रमा पर मानव बस्ती की व्यवहार्यता का आकलन करने में भी मदद करेगा। विश्व में पहली बार रोबोट ने किया सफल सर्जरी।
विश्व में पहली बार हाल ही में रोबोट ने बिना इंसानी मदद के लेप्रोस्कोपी सर्जरी को सफलतापूर्वक किया है। अमेरिका के प्रतिष्ठित जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के स्मार्ट टिश्यू ऑटोनॉमस रोबोट के द्वारा यह सर्जरी की गई। इंसान की तुलना में रोबोट ने ज़्यादा बेहतर तरीके से पशुओं के अंदर इस सर्जरी को किया। अमेरिकी शोधकर्ता ने कहा है कि यह ऑपरेशन रोबोटिक्स की दुनिया में बहुत बड़ी सफलता है, जिससे आगे चलकर अब इंसान का पूरी तरह से स्वचालित ऑपरेशन हो सकेगा। अमेरिका के प्रतिष्ठित जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के स्मार्ट टिश्यू ऑटोनॉमस रोबोट स्टार ने सुअर के एक टिश्यू पर इस सर्जरी को किया है। ऑपरेशन के जरिए रोबोट ने सुअर की आंत के दो सिरों को जोड़ा। अब तक 4 पशुओं में इस तरह के ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। रोबोट भविष्य है। तकनीकी में प्रगति के साथ दुनिया में इसकी भूमिका बढ़ती जा रही है। साइंस रोबोटिक्स में प्रकाशित पेपर के अनुसार रोबोट ने इस प्रक्रिया में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, जिसके आमतौर पर उच्च स्तर की सटीकता और दोहराव वाले आंदोलनों की आवश्यकता होती है। कृत्रिम गर्भाधान की IVF तकनीकी में से पहली बार बन्नी नस्ल के भैंस के बछड़े का जन्म। ठीक है। कृत्रिम गर्भाधान की IVF तकनीक से भारत में पहली बार भैंस का गर्भाधान किया गया और बछड़े ने जन्म दिया। यह भैंस वन्नी नस्ल की है और साथ ही भारत में UOPU IVF तकनीकी अगले स्तर पर पहुंच गई है। पहला IVF बछड़ा बन्नी नस्ल के भैंस के 6 बार IVF गर्भाधान के बाद पैदा हुआ है। यह प्रक्रिया सुशीला एग्री फार्म्स के किसान विनय एल बाला के घर पूरा की गई। यह फार्म गुजरात के सोमनाथ जिले के धनेश गांव में स्थित है। 16 दिसंबर 2020 को बन्नी भैंस के अंडाणु निकाले OPU और उन्हें विकसित करके भैंस के गर्भाशय में स्थापित करके इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं IVF की प्रक्रिया का योजना बनी। अंतरराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी इसरो द्वारा SS-1 का सफल परीक्षण। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन केंद्रीय अंतरिक्ष केंद्र के अपने नए लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV के ठोस ईंधन आधारित बूस्टर चरण SS-1 का जमीनी परीक्षण 14 मार्च 2022 को सफलतापूर्वक किया। परीक्षण के दौरान सभी पैरामीटर संतोषजनक पाए और SSLV अब मई 2022 में अपनी पहली विकास उड़ान के लिए तैयार है। इसरो के अनुसार नव विकसित ठोस बूस्टर चरण के एक 3 खंडों वाला ठोस प्रद्योतन चरण है। SSLV के अन्य चरण जैसे SS-2 और SS-3 ने पहले ही सफलतापूर्वक आवश्यक जमीनी परीक्षण पूरे कर चुके हैं। नासा के अब तक के सबसे बड़े स्पेस टेलीस्कोप जेम्स वेब का सफल परीक्षण। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा विश्व के अब तक के सबसे विशाल टेलीस्कोप जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप JWST का प्रक्षेपण 25 दिसंबर 2021 को फ्रेंच गुयाना से एरियन स्पेस के एरियन 5 रॉकेट के द्वारा किया गया। विश्व के इस सबसे बड़े टेलीस्कोप को पृथ्वी से 18 लाख किलोमीटर दूरी पर सेकंड लैरेंस पॉइंट L2 पर स्थापित किया जाना है। लैरेंस पॉइंट अंतरिक्ष में पृथ्वी और सूर्य के बीच वह स्थितियां होती हैं जहां किसी पिंड को स्थिर स्थिति में रखा जा सकता है। इन स्थितियों में सूर्य एवं पृथ्वी के गुरुत्व खिंचाव ऐसे होते हैं कि वह पिंड पृथ्वी के साथ साथ ही चलता है। L2 स्थिति में स्थापित जेम्स वेब टेलीस्कोप सूर्य व पृथ्वी के साथ एक रेखा में ही बना रहेगा तथा वह पृथ्वी के साथ ही सूर्य के चक्कर लगाता रहेगा, जिससे इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति के रहस्यों से पर्दा उठ सकेगा। यह टेलीस्कोप अंततः हबल टेलीस्कोप का स्थान लेगा। हबल टेलीस्कोप द्वारा 30 वर्ष से अधिक समय तक वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष की तस्वीरें और अंदरूनी जानकारी उपलब्ध कराई गई हैं। अब जेम्स वेब ब्रह्मांड की शुरुआत से जुड़े उन रहस्यों की खोज में निकला है जो अभी तक मानव को पता नहीं है। जेम्स वेब टेलीस्कोप से पहले हबल सहित जो भी टेलीस्कोप अंतरिक्ष में स्थापित किए गए थे वह
सभी पृथ्वी पर चक्का लगाते थे, किंतु L2 पॉइंट पर जेम्स वेब ऐसा नहीं करेगा। यह पृथ्वी के साथ ही सूर्य का चक्कर लगाएगा, जहां से यह ब्रह्मांड के इतिहास तक का अवलोकन कर सकेगा, जिससे बिग बैंग तक की जानकारियां यह एकत्रित करेगा। जेम्स वेब टेलीस्कोप का नामकरण 1961-68 के दौरान नासा के प्रमुख रहे जेम्स एडविन वेब के नाम पर किया गया है। इनके देखरेख में कई महत्वपूर्ण प्रक्षेपण नासा ने किए थे, जिसमें जेमिनी कार्यक्रम के तहत किए गए प्रक्षेपण व मानव युक्त पहली अपोलो उड़ान शामिल है। इस टेलीस्कोप का नाम अगली पीढ़ी का अंतरिक्ष टेलीस्कोप नेक्स्ट जनरेशन स्पेस टेलीस्कोप NGST था, जिसे 2002 में नासा के जेम्स एडविन वेब के नाम से रख दिया गया। नासा के अंतरिक्ष यान ने सूर्य को छुआ। अमेरिकी अंतरिक्ष संस्था नासा का अंतरिक्ष यान, क्या नाम है इसका, पार्कर सोलर प्रोब। पार्कर सोलर प्रोब समुद्र के बाहरी वातावरण से गुजरा, सूर्य के बाहरी वातावरण से गुजरा है। ऐसा उपलब्धि हासिल करने वाला यह पहला अंतरिक्ष यान बन गया है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने आधिकारिक बयान में कहा है कि अंतरिक्ष यान ने 24 अप्रैल 2021 को सूर्य के ऊपरी वायुमंडल कोरोना के मध्य से उड़ान भरी और वहां चुंबकीय क्षेत्र और कणों के नमूने के लिए इसका खुलासा नासा ने 2021 में किया। सोलर प्रोब अभियान को अंतरिक्ष यान को 12 अगस्त 2018 को सूर्य के करीब गुजरने के लक्ष्य के साथ लॉन्च किया गया था। यह अंतरिक्ष यान की विशेषता यह है कि सूर्य की गर्मी से बचने के लिए यह तेजी से सूर्य की कक्षा प्रवेश करता है और जल्दी से ही बाहर निकलता है। इसके लिए इस यान की चाल 5 लाख किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक रखी गई है। इतिहास में पहली बार किसी मानव निर्मित अंतरिक्ष यान ने सूर्य के किरणों को छुआ है, जिसका तापमान 20 लाख डिग्री फ़ारेनहाइट रहा है। यह अंतरिक्ष यान 2025 में सूर्य से 61.6 लाख किलोमीटर दूरी तक पहुंचेगा, जो सूर्य पे उसकी निकटतम दूरी होगी। उल्लेखनीय है कि पार्कर से पूर्व सूर्य के सर्वाधिक नजदीक पहुंचने वाला कोई मानव निर्मित वस्तु हेलियोस 2 का यान था। 1974 में प्रक्षेपित यह यान सूर्य से 42.73 मिलियन किलोमीटर की दूरी तक गया था। नासा द्वारा पार्कर प्रोब का प्रक्षेपण लिविंग विद ए स्टार कार्यक्रम के तहत किया गया था तथा मिशन का नामकरण सुपरसोनिक सोलर विंड का सिद्धांत देने वाले अमेरिकी भौतिक शास्त्री यूनिज पार्कर के नाम पर किया गया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि पार्कर से मिली जानकारियों से सूर्य के बारे में समझने के साथ साथ पृथ्वी और सूर्य के मध्य अनेक पहलुओं को समझने में मदद मिलेगी। एस्ट्रॉयड का मार्ग बदलने के लिए नासा का डार्ट मिशन। अंतरिक्ष में विद्यमान अज्ञात क्षुद्र ग्रह, जिनको बोला जाता है एस्ट्रॉयड्स की संख्या हजारों में बताई जाती है। इनमें से किसी एस्ट्रॉयड के पृथ्वी की दिशा की ओर बढ़ने के समाचार भी कभी कभी आते हैं, जिनके पृथ्वी से टकराने की आशंका बनी रहती है। ऐसे किसी संभावित खतरे से बचने के लिए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने कैलिफोर्निया से स्पेस एक्स कंपनी का एक रॉकेट डबल एस्ट्रॉयड रिडायरेक्शन टेस्ट डार्ट अंतरिक्ष में 24 नवंबर 2021 को भेजा है, जिसका लक्ष्य 2500 फुट चौड़े डीडीमास नाम के एक बड़े एस्टेरॉयड के चारों ओर चक्कर लगा रहे डाइमॉर्फस नाम के एक एस्टेरॉयड के मार्ग को परिवर्तित करना है। डाइमॉर्फस की चौड़ाई लगभग 525 फीट है तथा यह दोनों एस्टेरॉयड सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। नासा का डाइमॉर्फस को टक्कर देगा और उसके मार्ग को बदल देगा। यह टक्कर सितंबर-अक्टूबर 2022 में संभावित है। टक्कर के समय दोनों एस्टेरॉयड की पृथ्वी से दूरी लगभग 1.1 किलोमीटर होगी तथा उस डार्ट की लगभग 15,000 मील प्रति घंटा होगी। इस टक्कर के बाद डाइमॉर्फस की ऑर्बिट बदल जाने की संभावना है। इससे उसकी दिशा एवं मार्ग में परिवर्तन होगा। नासा के अपने किस्म के इस पहले मिशन पर 32.4 करोड़ डॉलर का व्यय अनुमानित है। डार्ट मिशन के जरिए यह जानने का प्रयास किया जाएगा
कि पृथ्वी की दिशा में आने वाले किसी एस्ट्रॉयड की कक्षा में किस तरह परिवर्तन कर उसे पृथ्वी से दूर किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट है कि चीन ने एक साथ 22 उपग्रहों का किया सफल प्रक्षेपण। चीन ने दूसरे लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट ने वाणिज्य चीनी अंतरिक्ष कंपनी की एक श्रृंखला के लिए घरेलू 22 उपग्रहों का सफल परीक्षण किया। लॉन्ग मार्च 8 को लॉन्ग मार्च 8 पूरा नाम है, ठीक है ना, को वेइंग चांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से 26 फरवरी 2022 को रात, अभी इतना ठीक है, इन्होंने लॉन्च कर दिया है। और चाइना एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसके वो है, कॉर्पोरेट इनका है चाइना का, जैसे इसरो का है हमारा, जैसे इंडिया में इसरो है। लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट ने साइड बूस्टर पे एयर के बिना उड़ान भरी है। रॉकेट की लंबाई, अब इतना हम इसरो का होता तो रट्टा मारते, छोड़ो आगे बढ़ो। नासा द्वारा GOEST उपग्रह का सफल प्रक्षेपण। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने कैप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन फ्लोरिडा से 4 अगली पीढ़ी के मौसम उपग्रहों की एक श्रृंखला में तीसरे जियोस्टेशनरी ऑपरेशनल एनवायरमेंटल सैटेलाइट GOES को मार्च 2022 के पहले सप्ताह में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। उपग्रह को GOEST नाम दिया गया है। इस बार उपग्रह के सभी भू स्थिर कक्षा में स्थापित हो जाने के बाद इसका नाम GOEST से GOES-18 कर दिया जाएगा। पश्चिमी गोलार्ध में मौसम और खतरनाक पर्यावरणीय परिस्थितियों का पूर्वानुमान लगाने के लिए राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन NOAA द्वारा GOET का प्रयोग किया जाएगा। चीन ने प्रक्षेपित किया दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह। ठीक है, अब इस तरह का इंपॉर्टेंट है एक बार को। चीन ने 5 नवंबर 2021 को उत्तरी शांति प्रांत के ताइयुआंग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह गुआंगमू या ATTSat-1 अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया। उपग्रह को चीनी विज्ञान अकादमी चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस द्वारा लॉन्च किया गया, जिसे सतत विकास लक्ष्यों के लिए बिग डेटा के लिए अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित किया जाएगा। गुआंगमू को लॉन्च मार्च 6 वाहक रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था, जो इसकी 395th उड़ान मिशन है। SDG-SAT-1 सतत विकास के लिए UN 2030 एजेंडा के अनुसार अनुकूलित पहला उपग्रह है, जिसे शांति और समृद्धि के लिए 17 SDG के साथ 2015 में अपनाया गया था। नासा ने लॉन्च किया लूसी मिशन। ठीक है, लूसी मिशन किसके लिए है? बृहस्पति के लिए था। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्र ग्रह, ठीक है ना, जुपिटर के जो ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स हैं का अध्ययन करने के लिए लूसी मिशन नामक एक अपनी तरह का पहला मिशन अक्टूबर 2021 में लॉन्च किया था। सौर ऊर्जा द्वारा संचालित लूसी मिशन में 12 साल से अधिक का समय लगेगा, जिस दौरान अंतरिक्ष यान सौरमंडल के विकास के बारे में अध्ययन करने के लिए लगभग 6.3 बिलियन किलोमीटर की दूरी तय कर कुल 8 प्राचीन क्षुद्र ग्रहों का परिभ्रमण करेगा। इसमें एक मुख्य बेल्ट क्षुद्र ग्रह डोनाल्ड जॉनसन शामिल है, जो 7 बृहस्पति ट्रोजन क्षुद्र ग्रह है। बृहस्पति की कक्षा में एक झुंड में चल रहे एस्ट्रॉइड्स क्षुद्र ग्रह के 2 समूहों या झुंडों को ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स कहते हैं। लूसी मिशन इतने सारे अलग अलग क्षुद्र ग्रहों का पता लगाने के लिए इतिहास में नासा के पहले एकल अंतरिक्ष यान मिशन को चिन्हित करेगा। 16 अक्टूबर 2021 को फ्लोरिडा के केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन में स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स 41 के से यूनाइटेड लॉन्च अलायंस ULA एटलस V रॉकेट से लूसी मिशन को उड़ान भरी गई। दक्षिण कोरिया का पहला स्वदेशी रॉकेट नूरी लॉन्च। ठीक है, दक्षिण कोरिया ने 21 अक्टूबर 2021 को अपना पहला स्वदेशी रूप से विकसित रॉकेट का परीक्षण किया, जो कोरियाई सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 2 या नूरी के नाम से जाना जाता है। इस रॉकेट को सियोल से लगभग 300 मील 500 किलोमीटर दक्षिण में एक द्वीप पर बने गोहेंग में नारो स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया।
नूरी रॉकेट 47.2 मीटर लंबा है। वजन वजन हम इनका विदेशी को नहीं हमें वजन रखना, कुछ भी हो जाए। नूरी साउथ कोरिया, बस और कुछ नहीं। आगे बढ़ो। भारतीय अंतरिक्ष संघ का शुभारंभ। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत अंतर्गत भारत को हर क्षेत्र में पूरी तरह से आत्मनिर्भर और अग्रणी बनाने के मिशन के तहत 11 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विदेशी अंतरिक्ष संघ ISPA इंडियन स्पेस एसोसिएशन का शुभारंभ किया। ISPA अंतरिक्ष और उपग्रह कंपनियों का एक प्रमुख उद्योग संघ है, जिसका शुभारंभ मुख्य लक्ष्य भारत को अंतरिक्ष वैज्ञानिक और भौतिकी के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। ISPA के संस्थापक सदस्यों में लार्सन एंड ट्रूब्रो, ठीक, LNT है, नेल्को है, वन वेव है, भारती एयरटेल है, मैप माई इंडिया, बालचंद नगर इंडस्ट्रीज और अनंत टेक्नोलॉजी लिमिटेड शामिल है। ये सब इंडिया की प्राइवेट कंपनीज हैं जो इसके सदस्य हैं, ठीक है। इसके अन्य सदस्य गोदरेज, ह्यूज इंडिया, अजिस्ता, BST, बाकी जो कंपनी हो नाम लिखे हैं, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इतना हमें याद करना है कि इसमें प्राइवेट सेक्टर भी इन्वॉल्व है, ठीक है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। यह संघ सरकार एवं उनकी एजेंसियों सहित भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र के सभी हितधारकों के साथ अपना जुड़ाव सुनिश्चित करेगा। ISPA का प्रतिनिधित्व अंतरिक्ष और उपग्रह प्रौद्योगिकी के उन्नत क्षमताओं रखने वाली प्रमुख देसी कंपनियों के साथ साथ वैश्विक कंपनियां भी करती हैं। चीन का पहला सौर अन्वेषण उपग्रह सीहे चीन ने अक्टूबर 2021 को लॉन्च मार्च 2D रॉकेट से उत्तरी सांगती प्रदेश के ताइयुआन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र ताइवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से अंतरिक्ष में पहला सौर अन्वेषण उपग्रह सोलर एक्सप्लोरेशन सैटेलाइट सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। उपग्रह का नाम क्या है? सीहे, ठीक है, सीहे रखा गया है। सीहे सूर्य की देवी है, जिन्होंने प्राचीन चीनी पौराणिक कथाओं में कैलेंडर बनाया था, जिसे चीनी सोलर एक्सप्लोरर चेज के रूप से भी जाना जाता है। उपग्रह को चाइना, अब ये इन्होंने जो बनाया वो सब बनाया, इनका है वो हम नहीं पढ़ेंगे इतना। अब ये हमें जानना है कि चीन का पहला सौर अन्वेषण उपग्रह का नाम क्या है? सीहे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्षा और प्रतिरक्षा। विमान वाहक युद्धपोत विक्रांत का समुद्री परीक्षण। भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत विक्रांत के तीसरे दौर के समुद्री परीक्षण 9 से 17 जनवरी 2022 को संपन्न हुआ। लगभग 45,000 टन विस्थापन क्षमता के इस युद्धपोत के नवीनतम परीक्षण समुद्र में जटिल युद्धाभ्यास के लिए थे। बड़ी पोत प्रणालियों का संचालन और परीक्षण इस दौर में किया गया तथा साथ ही पोत पर लगे विभिन्न उपकरणों का प्रशिक्षण भी किया गया। कोचीन शिपयार्ड द्वारा निर्मित इस विमान वाहक युद्धपोत के बेसिन परीक्षण दिसंबर 2020 में पूरे किए गए थे। इसके पश्चात इसके 5 दिवसीय पहले समुद्री परीक्षण अगस्त 2021 में संपन्न किए गए थे। बाद में 10 दिन के समुद्री परीक्षण का एक और दौर अक्टूबर 2021 में संपन्न किया गया था। देश में ही बने इस सबसे बड़े युद्धपोत को अगस्त 2022 में नौसेना में शामिल करने की योजना है। INS खुखरी को स्मारक के रूप में विकसित हेतु दिया प्रशासन को सौंपा गया। DU 1989 से 2021 के दौरान 32 वर्षों तक भारतीय नौसेना की सेवा में रहे INS खुखरी, जिसे 23 दिसंबर 2021 को विशाखापट्टनम में आयोजित एक सरकारी समारोह में परंपरागत तरीके से सूर्यास्त के समय राष्ट्रीय ध्वज, नौसैनिक पताका और डीक मिशनिंग पताका उतारकर पूर्वी कमांड के कमांडर इन चीफ वाइस एडमिरल विश्वजीत दासगुप्ता की उपस्थिति में ससम्मान नौसेना से सेवा में मुक्त कर दिया गया। इसको 26 जनवरी 2022 को दीव स्थित खुखरी स्मारक को सौंप दिया गया है, जहां पुरानी खुखरी युद्धपोत का एक छोटा मॉडल भव्यता के साथ प्रदर्शित किया गया है। नौसेना से हटाए जाने के बाद खुखरी को अन्य युद्धपोतों की मदद से टो करते हुए दीव पहुंचाया गया। 14 जनवरी 2022 को दिए गए खुखरी की विशाखापट्टनम से दीव तक इस यात्रा का पोत को अंतिम यात्रा दी गई। 26 जनवरी 2022 को देश के 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर इससे दीव प्रशासन को सौंप दिया गया, जो एक स्मारक के रूप में इसका विकास करेगा। INS खुखरी की स्मृति में यह स्मारक पहले ही दीव में बनाया गया है, ठीक है। अब ये थोड़ा और पढ़ लेते हैं। ज्ञातव्य है कि INS खुखरी नाम का एक युद्धपोत 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तानी पनडुब्बी के
एक टारपीडो हमले में दीव के निकट समुद्र में डूब गया था। आईएनएस पोखरी समुद्र में डूबने वाला भारतीय नौसेना का अकेला युद्धपोत है। डूबते हुए उस युद्धपोत की डॉक पर खड़े रहते हुए समुद्र में जा समाये कप्तान महेंद्र नाथ मुल्ला को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। उस डूबे युद्धपोत के नाम पर ही एक अन्य युद्धपोत का नामकरण आईएनएस खुखरी 1989 में किया गया था, जिसे 32 वर्ष की सेवा के पश्चात 23 दिसंबर 2021 को नौसेना से सेवा मुक्त कर दिया गया। स्वदेशी स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने पोखरण रेंज से स्टैंड ऑफ एंटी टैंक सैंड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण 11 दिसंबर 2021 को किया है। स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल अत्याधुनिक मिलीमीटर वेव सीकर तकनीकी से लैस है, जो मिसाइल को उच्च शुद्धता स्ट्राइक क्षमता प्रदान करती है। यह मिसाइल 10 किलोमीटर तक के लक्ष्य को भेद सकती है। डीआरडीओ तथा वायुसेना द्वारा किया गया यह उड़ान परीक्षण अपने सभी उद्देश्यों में सफल रहा। रिलीज सिस्टम, एडवांस गाइडेड और ट्रैकिंग एल्गोरिदम, एकीकृत सॉफ्टवेयर के साथ सभी एवियोनिक्स संतोषजनक ढंग से प्रदर्शित किया और ट्रैकिंग सिस्टम के सभी मिशन कार्यक्रम की निगरानी की है। इस मिसाइल का विकास डीआरडीओ ने अनुसंधान केंद्र इमारत जो कहाँ हैदराबाद के सहयोग से किया। अत्याधुनिक प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण। सतह से सतह पर मार करने वाली प्रलय मिसाइल 2 परीक्षण कार्यक्रम 22 व 23 दिसंबर 2021 को किए गए। उड़ीसा के तट पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा किए गए परीक्षणों ने अपने सभी उद्देश्यों को पूर्ण किया। इस मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है? 1500 से 500 किलोमीटर है तथा इसे मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च किया जा सकता है। ठीक है, बाकी थोड़ा और है, छोड़ दीजिए उसको। वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज मिसाइल का सफल परीक्षण। नौसेना के लिए डीआरडीओ द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित की गई वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल जिसका नाम है VLSRSAM का सफल परीक्षण ओडिशा के तट पर चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज ITR पर 7 दिसंबर 2021 को किया गया। यह वर्टिकल लॉन्चर के द्वारा किए गए प्रक्षेपण से कम ऊंचाई पर स्थित एक इलेक्ट्रॉनिक लक्ष्य को निशाना इस परीक्षण के तहत बनाया गया। चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज द्वारा तैनात किए गए ट्रैकिंग उपकरणों का उपयोग करते हुए मिसाइल के फ्लाइट पाथ को इस परीक्षण के तहत मॉनिटर किया गया। नौसेना के युद्धपोतों के लिए तैयार की गई यह मिसाइल 15 किलोमीटर की दूरी तक लक्ष्य को भेज सकती है। युद्धपोतों के लिए आकाश से आने वाले खतरों को यह मिसाइल आकाश में ही ध्वस्त कर देगी। इसका पहला परीक्षण 22 फरवरी 2021 को किया गया था। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। अग्नि प्राइम, ये आया है इंपॉर्टेंट। अग्नि प्राइम नई नई प्रौद्योगिकियों को अपनाकर भारत अपने प्रक्षेपणों को उन्नत करने की दिशा में अग्रसर है। इसी श्रृंखला में अग्नि श्रृंखला की मिसाइल के लिए एक प्रोन्नत संस्करण अग्नि प्राइम, अग्नि पी का परीक्षण रक्षा अनुसंधान एवं विकास संरक्षण संगठन डीआरडीओ ने 18 दिसंबर 2021 को किया। सतह से सतह पर मार करने वाली इस मिसाइल का परीक्षण ओडिशा के तट पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर किया गया। परमाणु हथियारों के साथ 1000 से 2000 किलोमीटर की दूरी तक मार करने में सक्षम यह मिसाइल को मोबाइल लॉन्चर के साथ सड़क एवं ट्रेन से भी छोड़ा जा सकता है। अग्नि श्रृंखला की मिसाइलों को श्रेणी में यह पीढ़ी की 6ठी मिसाइल है। ठीक है, 6th जनरेशन मिसाइल है यह। अग्नि श्रेणी की पिछली मिसाइलों की तुलना में वजन कम है और जिसके इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाना ले जाना आसान है। मिसाइल के सफल परीक्षण के लिए रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ के वैज्ञानिकों को बधाई दी। ठीक है, ब्रह्मोस मिसाइल का समुद्र से समुद्र संस्करण 11 जनवरी 2022 को हाल ही में कमीशन किए गए स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक INS विशाखापट्टनम से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एक विस्थापित रेंज के समुद्र से समुद्र संस्करण का सफल परीक्षण किया गया। सफल परीक्षण जहाज की युद्ध प्रणाली और आयुध परिसर की सटीकता को प्रमाणित करता है और नई क्षमता को भी प्रदर्शित करता है जो मिसाइल नौसेना और राष्ट्र को प्रदान करती है। यह भारत और रूस के बीच संयुक्त साझेदारी है
और इसे सतह और समुद्र आधारित लक्ष्यों के लिए जमीन, समुद्र, पनडुब्बी और विमान से लॉन्च किया जा सकता है। मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था एमटीसीआर के दायित्वों के अनुसार मिसाइल की सीमा मूल रूप से 290 किलोमीटर तय की थी। जून 2016 में मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था में भारत के प्रवेश के बाद हाल ही में मिसाइल को लगभग 450 किलोमीटर सीमा तक विस्तारित किया गया और सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। इसे आगे 600 किलोमीटर तक बढ़ाया जाएगा। यह मिसाइल 2.8 मैक या ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना की गति से उड़ान भरता है और 300 किलोमीटर के पारंपरिक और परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी बेला, क्या नाम है इसका, बेला, नौसेना में शामिल। देश में ही निर्मित स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी आईएनएस बेला को भारतीय नौसेना ने 25 नवंबर 2021 को शामिल किया। बुलेट स्कॉर्पियन श्रेणी की आईएनएस बेला का निर्माण मुंबई स्थित मझगांव डॉकशिप बिल्डर्स एमडीएल द्वारा परियोजना 75 के अंतर्गत किया गया। स्कॉर्पियन श्रेणी की 6 पनडुब्बियों के भारत में ही निर्माण के लिए फ्रांसीसी नौसैनिक कंपनी DCNS के साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौते पर हस्ताक्षर अक्टूबर 2005 में संपन्न हुए थे। इस श्रेणी की पहली पनडुब्बी थी आईएनएस कलवरी, ठीक है, आईएनएस कलवरी थी। उसके बाद खांडेरी आई, खांडेरी के बाद हमारी क्या आई, खरंज आई, ठीक है, थर्ड करंज थी, और इसके बाद चौथी क्या है, वो बेला है। अभी बेला के बाद 2 और आनी, ठीक है, 2 और आनी है जिनका नाम है बागीर और बागसी, ठीक है। बस इसमें हमें सिर्फ इतना रटना है, जितना भी ये टॉपिक है बाकी सब ठीक है। बेला हमारी कौन थी, चौथे नंबर की थी। पहली कौन थी, पहली कलवरी थी, ठीक है। श्रेणी की पहली पनडुब्बी कौन थी, आईएनएस कलवरी। खांडेरी इस श्रेणी की दूसरी पनडुब्बी है, ठीक है, खांडेरी दूसरे नंबर पर है। फिर है करंज, करंज आई हमारी, ये तीसरी थी। और फिर बेला है, ये अभी चौथी, अभी हमने पढ़ा, इसको अभी जस्ट लेटेस्ट लॉन्च किया गया है। इसके बाद 2 और आनी है, एक बागीर आएगी, एक बाक्सीर आएगी, ठीक है। तो 6 थी। प्रोजेक्ट इसका पूरा नाम क्या है, प्रोजेक्ट 75, ठीक है। परियोजना 75 के अंतर्गत ये सब डेवलप की जा रही है। प्रोजेक्ट 75 में हमारी 6 पनडुब्बियाँ थी, जिसमें 4 लॉन्च हो चुकी हैं, 2 और आनी है। चलिए अगला अगला टॉपिक क्या है, भारतीय नौसेना का युद्धपोत तुसिल रूस में लॉन्च किया। रूस के चलिए रूस के कालीग्रांड के यंतर शिपयार्ड में 29 अक्टूबर 2021 को भारतीय नौसेना को युद्धपोत तुसील लॉन्च किया गया। इस मौके पर रूस में भारतीय राजदूत डी बाला वेंकटेश वर्मा भी शामिल थे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि शिप को तुसील नाम दिया गया, जिसे संस्कृत में सुरक्षा कवच कहते हैं। भारतीय और रूसी सरकार ने अक्टूबर 2016 में इस तरह के 4 युद्धपोत बनाने का समझौता किया था, जिसमें 2 युद्धपोत रूस और 2 युद्धपोत भारत में बनेंगे। मंत्रालय के अनुसार तुसिल जहाज लो राडार से बचने और समुद्र में होने वाले शोर से पकड़ में आने के बचने के लिए स्टील प्रौद्योगिकी से युक्त है। यह काफी अत्याधुनिक तकनीकी मानी जाती है। P1135.6 श्रेणी के साथ में फ्रिगेट में कई तरह की उपकरण हैं जो इसे काफी बेहतर युद्धपोत की श्रेणी में रखते हैं। स्वदेश निर्मित ICGS सार्थक राष्ट्र को समर्पित एक नया भारतीय तटरक्षक गश्ती पोत ICGS इंडियन कोस्ट गार्ड शिप ICGS सार्थक, इसका नाम क्या है, सार्थक 28 अक्टूबर 2021 को राष्ट्र को समर्पित कर दिया है। यह गुजरात के पोरबंदर में आधारित होगा। यह स्वदेश निर्मित जहाज को गोवा में भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक के नटराजन द्वारा कमीशन किया गया। ICJS सार्थक भारत की समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा ICG के लिए बनाए जा रहे 5 अप्रतिम गश्ती पोतों OPV की श्रृंखला में चौथे स्थान पर है। 2450 टन विस्थापित क्षमता वाला 105 मीटर लंबा जहाज 9100 किलोमीटर के 2 डीजल इंजन द्वारा संचालित है, जिसे 26 समुद्री मील की अधिकतम गति प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। LEC पर पिनाका
एलएसी पर पिनाका व स्मर्च रॉकेट प्रणाली तैनात की गई। भारतीय सेना ने हाल ही में वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर उत्पन्न होने वाली किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सीमा पर पिनाका और स्मर्च मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम एमआरएलएस तैनात किया है। पिनाक एक स्वचालित रॉकेट आर्टिलरी सिस्टम है जो 38 किलोमीटर तक के क्षेत्र में लक्ष्य को टारगेट कर सकता है। अत्यधिक आधुनिक और पूरी तरह से स्वदेशी पिनाका वेपन सिस्टम को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने डिजाइन किया है। यह सिस्टम औसत समुद्र तट पर 38 किलोमीटर तक लक्ष्य को भेद सकता है। पिनाका रॉकेट का नामकरण भगवान विष्णु शिव के धनुष के नाम पर किया गया है। यह लॉन्चर भारतीय आर्टिलरी शस्त्रागार का एक बेहद शक्तिशाली हथियार है जो 90 किलोमीटर की दूरी तक फायर कर सकता है। गौरतलब है कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने इसी वर्ष जून माह में ओडिशा तट के पास चांदीपुर में एकीकृत परीक्षा केंद्र आईटीआर से स्वदेशी पिनाका रॉकेट के उन्नयन संस्करण का परीक्षण किया था। चलिए अब आ गई हैं बुक्स, और बुक्स ये लास्ट पेज है आज का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इनडोमिटेबल वर्किंग वुमेन्स नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप, ये किसकी है? ये एसबीआई की पूर्व अध्यक्ष अरुंधति भट्टाचार्य की बुक है। द गोरखपुर हॉस्पिटल ट्रेजेडी, अ डॉक्टर्स मेमोयर ऑफ अ डेडली मेडिकल क्राइसिस, ये किसने लिखी? डॉक्टर खलीफ खान ने लिखी है। हाउ टू प्रिवेंट अ नेक्स्ट पेंडेमिक, ये किसने लिखा है? ये बिल गेट्स ने लिखा है। इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। अटल बिहारी वाजपेयी, किसने लिखा है? सागरिका घोष ने लिखा है। फियरलेस गवर्नेंस, डॉक्टर किरण बेदी ने लिखी है। अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, ये रश्मि बॉन्ड ने लिखी है। इंडियाज वीमेन अनसंग हीरोज, मीनाक्षी लेखी ने लिखी है। द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, तोहिन ए सिन्हा व अंकिता वर्मा ने लिखी है। अ नेशनल टू प्रोटेक्ट, प्रियम गांधी मोदी ने लिखी है। द हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन, रविंद्रनाथ टैगोर की फाउंडिंग वर्क इन रूरल कंस्ट्रक्शन, ये उमा दास गुप्ता ने लिखी है। 10 10 फ्लैश पॉइंट 20 ईयर्स, कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने लिखी है। द नेट गेम्स कर्स पैराब्लस फॉर द पैलेट इन क्राइसिस, ये लिखा है अमिताभ घोष ने लिखी है। प्राइड प्रेजुडिस एंड पुडिट्री, द इंसेसियल, ये किसने लिखी है? द शशि थरूर ने लिखी है। होम इन द वर्ल्ड अ मेमोयर, ये अमित सेन ने लिखी है। होम इन द वर्ल्ड, अब ये 2021 यूपी पीसीएस में क्वेश्चन यही तो आया था, अमित सेन वाली। लाल सलाम ईरानी ने लिखी है। द क्रिसमस पिंग, ये जेके रॉलिंग ने लिखी है। द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया, स्टीव वॉ पूर्व ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर, इन्होंने लिखी है। राहुल बजाज एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ, ये किसने लिखी है? गीता पिरामल ने लिखी है। इंडियन इनिंग्स, द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947, ये किसने लिखी है? ये अजय मेनन ने लिखी है। $10 मिलियन ड्रीम, ये किसने लिखी है? ये सुभाष चंद्र गर्ग ने लिखी है। द मिलेनियन योगी, मॉडर्न डे प्रेवल अबाउट रिक्लेमिंग वंस लाइफ, पूर्व कैप्टन दीपक चटर्जी ने लिखी है। उंगलिक ओरूवन, ये आत्मकथा लिखी है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने। ट्रॉम ऑफ सैंड, ये गीतांजलि श्री ने लिखी है। ठीक है, इसके बाद वीर सावरकर, द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन, ये उदय माहुरकर और चिरायु पंडित ने लिखी है। इन इकोनॉमिक एट होम एंड अब्रॉड, अ पर्सनल जर्नी, भारत सरकार के पूर्व आर्थिक सलाहकार डॉक्टर शंकर आचार्य ने लिखी है। स्टार्स इन माई स्काई, दोज हु ब्राइटन माई फिल्म जर्नी, फिल्म अभिनेत्री दिव्या दत्ता ने लिखी है। द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे, ये भास्कर चट्टोपाध्याय ने लिखी है। एक्चुअली आई मेट देम अ मेमोयर, ये किसने लिखा है? ये गुलजार का लिखा हुआ है। नेहरू, द डिबेट्स दैट डिफाइंड इंडिया, त्रिपुर दमन सिंह और आदिल हुसैन ने लिखी। सर सैयद अहमद खान, रीजन रिलीजन एंड नेशन, प्रोफेसर सैफी किदवाई ने लिखी है। द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट, अ बैंकर्स मेमोरी, ये एसबीआई के पूर्व अध्यक्ष रजनीश कुमार ने लिखी है।
अर्थशास्त्री गांधी, द रूट्स एंड द रेलेवेंस ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ द महात्मा, ये तीर्थार्थ राव ने लिखी है। फाइंडिंग अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन ट्विस्ट एंड टर्न्स, ये लिखा है प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय कर नीति विशेषज्ञ असीम चावला ने लिखी है। राइटिंग फॉर माई लाइफ इसने लिखी है, रस्विन बॉन्ड ने लिखी है। इस ठीक है, कमला हैरिस फेनामिनल वेमेन, ये चिदाचंद राजभट्टा ने लिखी है। सनराइज ओवर अयोध्या, नेशनहुड इन आवर टाइम्स, सलमान खुर्शीद ने लिखी है। एम्स में एक जंग लड़ते हुए, पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने लिखी है। ठीक है, अगले वीडियो में हम बात करेंगे पुरस्कार और स्पोर्ट्स की। इस वीडियो में इतना ही था, आशा करता हूँ ये आपको अच्छा लगा हो। यदि आपको अच्छा लगा हो तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक द वीडियो। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।